एग्जाम्पल था कि ट्राइंगल में 3 चार्जेस है, राइट? ये क्यू और ये क्यू, ये प्लस ये प्लस ये प्लस। उस सम के लिए भी रेडी रहना जो मैं पूछने वाला हूँ इसके बाद। ये सिखाने के बाद मैं पूछूंगा कि अगर मैं किसी एक को नेगेटिव कर दूँ तो क्या होने वाला है, तो उसके लिए बारे में आज सोच के रखना बाद में। ये 1, ये 2 और ये आपका 3, ये 3 चार्जेस आपको दिख रहा है, बराबर है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं पूछना चाहूँगा, फाइंड फोर्स ऑन, और ये डिस्टेंस को एल या आर कुछ ले सकते हैं, अपन लेके रख सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इसको आर लेके रखता हूँ, ठीक है। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज 3, ये आपने को ढूंढ के रखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू केप्ट एट सेंट्रॉइड। ये शायद हमने ये वाला करा हुआ है, सेकंड वाला। और तीसरा, फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू सच दैट सिस्टम, द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। 3 चार्जेस है यहाँ पे। पहला पार्ट एट ए टाइम एक पार्ट पे फोकस करते हैं। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज 3, इसके ऊपर अपने को फोर्स निकालना है, किसकी वजह से? बाकी दोनों चार्ज की वजह से। तो थर्ड वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो 2 फोर्सेस होंगे, उनके नाम क्या है ज़रा बता पाओगे? क्या बोलते हैं उसको? एफ। इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ये लगाएगा और एक ये लगाएगा। इसका नाम क्या है? F31 और F31। अभी F31 पे फोकस करते हैं। अभी जैसे जिसके ऊपर भी लगा रहा है, पहली बात तो पेन फटाफट वहीं पे रख लो। F31 निकाले पहले, F31। अब यहाँ से 1 इधर है, तो 2 ही ऑप्शन बचे, वो तो क्लियर है सर, या तो इधर बनाना है या तो नीचे बनाना है। इतना पहले आप वो क्लियर हो खुद से कि हाँ सर आप F31 बनाना चाह रहे हैं, या तो मैं एरो उस तरफ ले जाऊंगा या तो इस तरफ ले जाऊंगा। अभी मुझे उस चार्ज से दूर जाना है ना, क्योंकि रिपल्शन फील करना है इसने, तो ये ऐसा आ जाएगा। इसका नाम क्या है? F31। और इसका वैल्यू है K, दोनों Q है तो Q² अपॉन R का स्क्वायर। K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ, ठीक है। अब कौन सा बचा? F3। वेरी गुड। F32 फिर से पेन इधर रख लो, 2 इधर है, या तो इधर जाना है या तो उधर जाना है। शाबाश, आया समझ में? F32 इसका वैल्यू कितना होगा सर? KQ² बाय R स्क्वायर। कितने फोर्सेस लग रहे हैं? KQ² बाय R स्क्वायर, KQ² बाय R स्क्वायर। क्या इन दोनों को ऐड कर दूं, आंसर बोल दूं फाइनल के 2 KQ² बाय R स्क्वायर? सही लग रहा है सबको? हाँ, गलत है लेकिन वेक्टर्स को ऐसे ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एंगल देखना पड़ता है। तो आप बताएंगे इनके बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। टेबल नंबर 2, सेम फोर्स से 60 डिग्री, सेम फोर्स से 60 डिग्री। एक फोर्स यहाँ पे है F बराबर, और एक फोर्स यहाँ पे है F। कितना एंगल? 60 डिग्री। रिजल्टेंट फोर्स बताओ? √3F, यानी कि आंसर है इसका √3 KQ² अपॉन R स्क्वायर। क्या समझाने की ज़रूरत है √3 कैसा आया? वो आर टेबल नंबर 2 वेक्टर्स में देख लो, या फिर फॉर्मूला तो है ही, √A² + B² + 2AB cos, उससे करना तो उससे करो, आई डोंट माइंड। बात क्लियर है आपको ये वाली? अगर मैं 1 वाला चार्ज नेगेटिव कर दूं तो बताओगे अच्छे से किस स्टेप में फ़र्क पड़ेगा और फाइनल आंसर में क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर ये नेगेटिव कर दूं तो F31 ऊपर जाएगा, F32 यही रहेगा, उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? अरे मतलब ये 2 फोर्स के बीच में एंगल भाई, इधर 60 था, F31 ऊपर लेके जाऊँ ऐसा, F32 तो ऐसे ही रहेगा। इनके बीच में एंगल कितना है भाई? 120 का किसी को याद है? टेबल 2 में F ही रहेगा, आंसर √3 नहीं आएगा, F रहेगा, खत्म। डन है? डन है? दोनों माइनस कर दूँ तो? अभी स्टोरी नहीं सुनना मेरे को आराम से आंसर सोच के बताओ। अगर ये दोनों नेगेटिव कर दूं, बोला स्टोरी नहीं जानना है भाई, हो गया स्टोरी, बस हो गया, कंफ्यूज हो जाएंगे और सुनेंगे तो।
आराम से मुझे जवाब देना है। सेम आंसर आएगा। वही मतलब क्या, √3 आंसर आएगा कि एफ आंसर आएगा खाली? आएगा, क्योंकि इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, फिर 60 डिग्री बन गया। आया समझ में आपको बात? और अगर तीनों नेगेटिव हो तो फिर से सेम मतलब क्या, रूट, हाँ फिर भी √3, क्योंकि बस ये ऐसे ही दिखेगा डायग्राम। तो तीनों प्लस में रिपल्शन था, अब तीनों माइनस में भी रिपल्शन है। सेकंड पार्ट, फाइंड द फोर्स ऑन, एक चौथा चार्ज दे रहा हूँ कैपिटल क्यू केप्ट एट द सेंटर। इसका जवाब हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या आएगा इसका आंसर? सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखेंगे तो क्या होगा? नेट फोर्स कितना होगा सेंट्रॉइड वाले चार्ज पे? एनीवन? 0। वो नल पॉइंट है। ये इसको बोलता है इधर जा, ये इसको बोलता है नीचे जा, ये चार्ज इसको बोलता है इधर जा। तीनों सिमेट्रिकल है फोर्सेस, सब फोर्सेस आइडेंटिकल है। अच्छा, क्या मुझे कोई एक फोर्स का वैल्यू बता सकता है? नेट फोर्स 0 है, नो डाउट। रिजल्टेंट फोर्स जो सेंट्रॉइड वाले पे है उस पर क्या आंसर है? 0 ऑन कैपिटल क्यू केप्ट एट सेंट्रॉइड। किसी एक एफ का वैल्यू बता सकते हो कि क्यू स्क्वायर अपॉन द डिस्टेंस इज वेरी कंसीडरिंग पार्ट। अपने को कौन सा डिस्टेंस चाहिए? वर्टेक्स से सेंटर तक का डिस्टेंस चाहिए ना, आर ये हो जाएगा ना आपका, ये फोर्स के लिए। ये कितना है? अगर ये आर है तो ये डिस्टेंस है आर बाय आर अपॉन √3। बस सिंप्लीफाई नहीं करना चाह रहा मैं। हमारी फॉर्मूला शीट आप करोगे ना, बहुत एक्सटेंसिव बनाई है मैंने फॉर्मूला शीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, बहुत एक्सटेंसिव है। फॉर्मूला तो एक ही है, केसेस बहुत सारे डाले हुए हैं और केसेस के रिजल्ट्स लिखे हैं। मैं तो डायरेक्ट सॉल्विंग तो दिखाया नहीं है, सॉल्विंग तुम्हें करनी है उसकी, ठीक है? चलिए, आज का प्लान अपना यही है कि अपन 2 घंटा टीचिंग करेंगे, 1 घंटा में आपको थर्मोडायनेमिक्स के डाउट्स ले लूँगा, 3 घंटे हो जाएंगे अपने, बराबर। और आधे घंटे के ब्रेक के बाद आपका पहले बीटी ले लेंगे थर्मल का, उससे फ्री हो जाएंगे। थर्मल लेके फिनिश करते हैं भाई मामला। अरे कोई बात नहीं, 1-2 से अभी चलो ठीक है। थर्ड वाले पे ध्यान दो। नहीं यार, फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है? अब इस कैपिटल क्यू का क्या वैल्यू लें ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे? तो थर्ड पार्ट के लिए याद है किसके ऊपर इक्विलिब्रियम हम लोग को स्टडी करना चाहिए? इसमें कौन से चार्ज पे नेट फोर्स 0 लेके सॉल्व करना चाहिए इस केस में? किसी भी वर्टेक्स वाले चार्ज पे, यही ले लेते हैं, ठीक। इस क्यू पे कितने फोर्सेस लगेंगे? वेरी गुड, 2 तो लगेंगी। इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, बराबर है। इसका नाम F है, इसका भी नाम F है, और इसका वैल्यू kq²/r²। ये भी kq²/r²। एंगल 60 डिग्री है। इस क्यू अगर हमको चाहिए कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहे, इसका मतलब क्या कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आने वाला है उसके एग्जैक्टली इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वजह से फोर्स आना चाहिए। यानी कि मुझे पहले से पता है कि ये फोर्स ऐसे जाना चाहिए। लेट मी कॉल दिस एज F0। ये समझा पहले? अच्छा, ये इसको अट्रैक्ट तभी करेगा जब ये खुद नेगेटिव चार्ज होगा। यानी कि आपको नेचर तो पता चल गया है कि इस सेंटर वाले चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है? चलो, तो इसका कुछ नंबरिंग करने की जरूरत तो नहीं है, बट कर लेते। चलो 1 2 3 और इस बार ये 4। तो किसके ऊपर हम देख रहे हैं? F3 1 प्लस F3 2 प्लस F3 4। क्या वेक्टर वाइज स्पीकिंग आंसर क्या आना चाहिए? 0। पर मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग को पहले से समझ में आता है कि जो भी रिजल्टेंट किसका है, F3 1 प्लस F3 2, ये वेक्टर शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू F3 4। अब इन दोनों का जो रिजल्ट, अब खाली मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो माइनस हट जाएगा। तो इन दोनों का जो आंसर है वो तो हम निकाल चुके पहले से ही, √3 kq²/r²। और इसका 3-4 का फोर्स का मुझे वैल्यू बताओ। फोर्स ऑन 3d/4, इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड, कूलम्स लॉ, K छोटा q बड़ा Q अपॉन, शानदार। कुछ कैंसिल, अंदर का r² कैंसिल, K तो क्या लिखूं? क्या √3 सिंगल Q इज इक्वल टू कैपिटल Q। ये नीचे का √3 का स्क्वायर ऊपर आके 3 बन जाएगा। ये 3 और √3 कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? इंटू √3। तो फाइनली मुझे कैपिटल Q चाहिए ना,
तो क्या आ गया आंसर? थोड़ा सा गलत है, सही कर दो। बहुत बढ़िया। क्लियर एवरीवन? पक्का क्लियर है? मैं बताया ना, वो तो नेचर तो पहले ही समझा दिया था ना कि माइनस क्यू होना चाहिए, तभी तो अगर ये भी प्लस होगा तो ये फोर्स कर उधर, फिर ये और वो तीन फोर्स कैसे बैलेंस करेंगे दूसरे को भाई? आई समझ में आपको बात? ठीक है ना। एक स्क्वायर वाला भी सॉल्ड एग्जांपल है वहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर वाले का भी मैं बता देता हूँ। ग्रेविटेशन में स्क्वायर में लिया हुआ है मास फोर्स निकालने के लिए शायद, तो उसको फिर रिवाइज भी कर सकते हो आपको चाहिए तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 मासेस क्यू। इसमें मैं वो सब नहीं कर रहा हूँ, 3 पार्ट नहीं निकाल रहा, सिर्फ डिस्कस कर लेंगे। बस मैं चाहता हूँ बस फर्स्ट पार्ट निकाल ले, किसी भी एक कॉर्नर वाले वर्टेक्स पे नेट फोर्स निकालना चाहता हूँ मैं बस। ये डिस्टेंस r ले लो फिर से, इसका नंबरिंग 1 2 3 और 4। मुझे चाहिए फोर्स ऑन थर्ड चार्ज चाहिए, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज चाहिए। फोर्स ऑन थर्ड चार्ज चाहिए। कितने फोर्स लगेंगे F3 थर्ड चार्ज पे? एक तो 1 की वजह से, एक 2 की वजह से और एक 4 की वजह से। एक एक करके चलते हैं। पहले मुझे F32 बता दो, किधर बनाऊं? F32 फाइंड फोर्स ऑन चार्ज 3। क्या बोलते बेटा? हाँ, चारों पॉजिटिव ले लो, सेम नेचर ले लो चारों, वो मेन चीज़ है। कुछ नहीं बोला है तो पॉजिटिव एज्यूम कर सकते हैं। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज 3। हाँ, तो पहले F32 किस तरफ? शानदार। ये आपका क्या नाम है? F32 वैल्यू कितनी है? KQ² अपॉन R²। F34 बताओ कोई? राइट, बहुत ही बढ़िया। F34 इसका भी वैल्यू है KQ² बटे R²। अब बचाओ F31 वैल्यू फोर्स डायरेक्शन पहले बताओ। F32 32 मतलब यहाँ पे रख दिया, ये लाइन दिख रही है, यानी कि फोर्स या तो उस तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ। अवे जाना है, पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए। एक चीज़ मैं जानना, ये जो मैंने तीसरा एरो बनाया है ना, उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लंबाई है वो ये एरो की लंबाई के बराबर बनाऊं, या ये एरो की लंबाई से ज़्यादा बनाऊं, या ये एरो की लंबाई से कम बनाऊं? जैसे कि ये लंबाई और ये लंबाई दोनों, क्योंकि फॉर्मूला भी सेम है। ये जो तीसरा बनाने जा रहा हूं उसकी जो एरो की लंबाई है वो मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको वेक्टर्स की प्रॉपर्टी पता है कि सर द लेंथ ऑफ द एरो शुड इंडिकेट द मैग्नीट्यूड, तो इट्स अ रिलेटिव थिंग। तो ये जो ये एरो है इसकी लंबाई, 3 ऑप्शन मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है। हाँ, ये जो एरो का लंबाई है ना, इस वाले लंबाई से ज़्यादा, बराबर कि कम बनाओ। वो कैसे, उस चीज़ का जवाब देना है। कम जिसने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। जवाब किस बेसिस पे देना है? उसको कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाए ऐसा वाला, और उस वैल्यू को कंपेयर करे, उस वैल्यू को कंपेयर कर ले तो उसे पता चलेगा। तो बताओ मुझे अभी क्या लिखूँ यहाँ पे? फॉर्मूला जो भी है, जिसका नाम क्या है? F31, और क्या फॉर्मूला है? KQ² बटे √2r का होल स्क्वायर। इसकी जो डिस्टेंस √2r है, ग्रेविटेशन में जाके रिवाइज करना भाई, सेम कराया है वहाँ पे, ठीक है। √2r का होल स्क्वायर, तो नीचे 2 एक्स्ट्रा आ गया ना, √2 का स्क्वायर 2, तो मतलब ये तो आधा हो गया ना, यानी कि इसके एरो की लंबाई एक्चुअली हमें आधी बनानी चाहिए थी। इतना हार्शली नहीं करना है अपने को, बट छोटा बनाना है, उतना ध्यान रख लेना। चलिए, तो ये इसका आंसर सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हैं, KQ² बाय 2r²। नेट फोर्स चाहिए मुझे अभी इसके ऊपर, वेक्टर एडिशन आना चाहिए हमें। बताइए क्या करें? ये KQ² बाय R² है, ये KQ² अपॉन R² है, और ये भाई साहब KQ² अपॉन 2r²। इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। हाँ भाई, क्या गर्मी है क्या बाहर? डार्क सर्कल्स बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। सूजन, हाँ कोई बात नहीं।
सो जाए वो क्वेश्चन ही है। तो मान फिजिक्स के लेक्चर में आते हैं, उसमें भी पूछ रहा है क्यों आया, ऐसा मार ना ना भाई। आराम से कहीं, हाँ लास्ट बेंच पे ही बैठना पड़ेगा उसको। इधर थोड़ा ऐसा फ्रंट ऐसा हो जाएगा। हाइट नहीं है, चलिए। शिफा, हाँ शिफा को आगे बैठना तो बैठ सकती है। दक्ष नहीं है आज। वाह, वो क्या नाम था, फॉरेन वाले में नहीं आई थी ना ये? वो रखा था वहाँ पे। क्या आई थी? हाँ आई थी ना, सचिन सर का सेशन था तभी। हाँ बता, जगह था कि नहीं था बता। जितने बैठे हैं उसका इंटू 2 बैठे थे। चलेगा, हो गया, बैठ गए। हाँ ये इसका रिजल्टेंट चाहिए बस। नहीं यार, हाँ देखो 3 वेक्टर्स हैं। अरे रुक जाए यार, देखो ये फोर्स और ये फोर्स का एट अ टाइम रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो इधर आएगा, उसका वैल्यू है √2 kq²/r²। और ये तो पहले से है ही kq²/2r²। पहले आपको समझा 90 डिग्री है, तो इधर भी जैसे इधर √3 आया था ना 60 डिग्री की वजह से। कहाँ गया भाई, ये रहा 60 डिग्री। अरे वेक्टर्स का टेबल 2 90 डिग्री पे √2 आता है, बराबर, तो वो आ गया। अब ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, इनका आंसर क्या आ जाएगा? हाँ मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आंसर है फाइनल। और इसका वैल्यू कितना, इन दोनों को ऐड करना है, तो √2 और 1/2 कॉमन ले लूँ, मतलब वही एक ब्रैकेट में रहने दूँ, kq²/r² कॉमन। दिस इज द फाइनल आंसर, √2 + 1/2 kq²/r²। बात क्लियर हो गई? ठीक है, जल्दी जल्दी लिख लो यार, जल्दी जल्दी लिख लेंगे। और सॉल्व एग्जाम्पल अगला कौन सा है वो बता दो मुझे। जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जो भी करेंगे। उसके बाद क्या है, एक मिनट, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 भी कर लेना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का नया टॉपिक स्टार्ट होगा। बोलो। इलेक्ट्रिक्स नहीं अपने पास भेजा है यार, देखो भेजा है, लेक्चर 1 आया होगा तब तो भेजा ही होगा। ऑनलाइन किया था। अच्छा दोनों ऑनलाइन, हाँ तो शायद नहीं भेजा। अरे तो जब ऑनलाइन भी वीडियो भी सुन रहा था तब भेजा ना। हाँ बोलना। ये वाला किया ये और ये के साथ 60 के बाद क्या है, मतलब ये स्टेप के बाद पूछ रहा है ऐसा। हाँ तो रिजल्टेंट कितना निकाल, अगर दो वेक्टर्स f और f 60 डिग्री पे होते हैं तो, और समझो अगर आपको टेबल 1 टेबल 2 याद नहीं आ रहा है तो आप रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला ऐसा दिया हुआ है, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। इसमें a की जगह पे f रख, b की जगह पे भी f रख और थीटा की जगह पे 60 रख और सॉल्व कर तो यही आएगा। और ये इतनी बार फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है कि हम लोग को ऑलमोस्ट याद हो जाता है। टेबल 2 बोलता हूँ मैं सेम मैग्नीट्यूड्स के लिए, क्या बोलता है? हाँ वहाँ पे 90 के लिए भी यही करना है, करेक्ट। अब ये सिर्फ एक चैप्टर में 2 चैप्टर में काम आता तो मैं इतना नहीं फोर्स करता, बट ये 5-6 चैप्टर में काम आता है। ये टेबल्स वेक्टर्स में काम आता है, ग्रेविटेशन में काम आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आता है, वेव्स में काम आता है, ऑसिलेशंस में काम आता है, वेव ऑप्टिक्स में काम आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट में भी काम आ ही जाता है। कुछ ज़्यादा ही चैप्टर्स में है जो टेबल 1 टेबल 2 काम आ रहा है। तो इतना हाई इंपॉर्टेंस वाला बेसिक मैथ्स तो भाई शायद एग्जिस्ट नहीं करता। जल्दी करेंगे, आज मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अच्छा खासा पढ़ाने की इच्छा है। एरोस का जो डायरेक्शन है बहुत प्रिसाइज बनाओ, लंबाई फिर भी चलो प्रिसाइज नहीं बनाई चला लूंगा मैं, डायरेक्शन तो प्रिसाइज बना सकते हो।
कि ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली इस लाइन के उल्टा ही हो, बराबर ऐसा। अब काटना वाटना मत। फर्स्ट साइड हटा दूं? बहुत स्लो हो तुम लोग भाई। बोल बोल। ये वाला फोर्स, हाँ देखो ये दोनों पहले बनाए थे मैंने, अभी मुझे चाहिए इसके ऊपर नेट फोर्स 0 चाहिए। 2 एरोज इस तरफ है, तो तीसरा एरो किस तरफ होना चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए। इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट है जो कि ऐसा होगा उसका उल्टा बनाया है। और ऐसा फोर्स अचीव करने के लिए दिस शुड बी नेगेटिव। तो उसे नेचर समझ में आया मुझे कि अच्छा इसका आंसर नेगेटिव में रखना है। और सॉल्विंग के टाइम पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस किया। और जब तुम सॉल्विंग करोगे तुमको ये 2 स्टेप लिखने की जरूरत थोड़ी है, तो खाली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे सब बच्चे, बराबर। फर्स्ट हेड हटा रहा हूँ मैं। सेकेंड साइड एग्जाम्पल नंबर 12 ना, एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ के रखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12, आयान रीड करना जोर से। जल्दी कर यार। ठीक, एक कैपिटल क्यू चार्ज दिया है आपको, क्वेश्चन ये है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, बराबर है। और ऐसे डिवाइड करना है ताकि जो 2 नए चार्जेस बने ना उनके बीच में जो फोर्स है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 100, इसके जरा 2 टुकड़े करो, 50-50। अच्छा ठीक है, और बताओ 75-25, और बताओ 60-40, डन। ये 2 एक नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, बराबर है। अभी आपका जो फोर्स का फॉर्मूला है उस फोर्स के फॉर्मूला के हिसाब से जो चार्जेस होते हैं उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पे। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 2500। इन दोनों को 25 1/4 ऑफ 100 होता है, उसके हिसाब से भी कर सकते हो आप। 1/4 ऑफ 100 तो डिवाइड बाय 4 कर लो बेसिकली। 75 का आधा 37.5, 37.5 का आधा
18 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, 18.75। द्रविक ने बोला सही होगा 1875, मतलब 100 भी था ना, ठीक है। 60 into 40 ये 100। अच्छा, इसमें से कौन से केस में सबसे ज्यादा वैल्यू निकल के आई? यानी कि जब एक वैल्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ना अपन, तो उनके बीच का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैक्सिमम आता है। और फोर्स भी तो उसी पे डिपेंड करता है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट नंबर। तो इसका आंसर क्या है? Q/2, Q/2, दैट्स इट, खत्म। दिस इज द आंसर। ये एक हमारे लेवल का मेथड है, लॉजिकल एकदम। जो प्रॉपर टेक्निकल मेथड है वो ये है कि आप एज्यूम करेंगे कि ये एक छोटा चार्ज Q है, ये X जो भी है, और ये चार्ज कितना बचेगा फिर? Q माइनस छोटा Q, बराबर है। तो फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू छोटा Q इंटू कैपिटल Q माइनस छोटा Q। ये फंक्शन हो गया। अब ये जो फंक्शन है या फोर्स है वो मैक्सिमम चाहिए, तो कौन सा बेसिक मैथमेटिकल टूल अपने को पता है? किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं? इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं। उसको सॉल्व करोगे तो अपने आप आंसर क्या निकल के आएगा? छोटा Q का निकल के आएगा बड़ा Q/2। ये सॉल्व करके आएगा। दैट इज टेक्निकल मेथड प्रॉपर, ठीक है। जेई वालों ने डेफिनेटली करना है ये ट्राई, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल नंबर 13 भी डुएबल है अपने लिए अभी, कि उसके पहले एक वेक्टर फॉर्म बोला है ना कूलम्स लॉ का। हाँ ठीक है, तो वो मैं पहले समझा देता हूँ। सेकेंड से हटा रहा हूँ। सब हटा दूँ? हटा ही दिए हैं सर ने, तो थोड़ा लेट हो गया पूछने को। चलो, नेक्स्ट जो वेक्टर फॉर्म ऑफ, सर सुनिए ना, हाँ इसमें मैक्सिमम बोला था तो Q/2 आ गया, अगर मिनिमम बोलता तो? मिनिमम बोलते हैं तो 0 और Q, 100 को 0 और 100 में डिवाइड कर दो। बहुत ही ऐसा अजीब आर्ग्यूमेंट है, बट मिनिमम चाहिए तो 1 0 कर दो, खत्म। ऐसा मिनिमम फोर्स चाहिए ना अपने को, तो मतलब जितना हो सके एक चार्ज छोटा करना है, 0.00000 ऐसा कुछ। तो शायद वो नहीं पूछे, तो फिर इसमें शायद ना पूछे। जिस दिन तेरे को किसी बुक में ये मिल जाए मेरे पास लेके आना, पहले उसके ऑथर को फ़ोन लगाएंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये कहने का मतलब है शायद ना मिले अपने को, मोस्टली तो मैक्सिमम मिल जाता। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर ये चार्ज है Q1 और कोई भी चार्ज Q2, बराबर, इसको क्या बोलते हैं? इस एरो को क्या बोलते हैं? ना, ये ओरिजिन है, ये Q1 है, और ये इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर R1। वैसे ही ये क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर R2। अगर मुझे फोर्स 2 पे निकालना है 1 की वजह से, तो ये फोर्स ऐसा चला जाएगा, फोर्स 2 1, बराबर ना। इनके बीच का जो डिस्टेंस है लेट इट बी R, सही है इतना। इस R को अगर मैं वेक्टर की बात करूं, क्या इसको मैं R2 माइनस R1 भी लिख सकता हूं, या R1 माइनस R2 भी लिख सकता हूं, अगर एरो वैसे लेके जाए तो। ट्रायंगल लॉ की बात कर रहा हूं। एरो ऐसे लेके जाऊंगा तो R2 माइनस R1, एरो ऐसे लेके आऊंगा तो R1 माइनस R2। फिलहाल लेट से ऐसा एरो लेते हैं फोर्स के साथ, तो R2 माइनस R1 लिखा जा सकता है इस वेक्टर को। फिलहाल तो मैंने मैग्नीट्यूड R लिख रखा है। सबको इसका स्केलर फॉर्म पता है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे? स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसमें सीधा फॉर्मूला लगा जाता है ना, KQ स्क्वायर, KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा? फोर्स, कोई भी चीज वेक्टर कैसे बनती है? उसका मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर ना। क्या ऐसे एक वेक्टर बन जाता है? एक फोर्स वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू अ यूनिट वेक्टर, I कैप J कैप K कैप के जैसा कुछ, बराबर। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ये फोर्स तो हमें पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब यहाँ पे कैसा यूनिट वेक्टर लगाएं? जो डायरेक्शन इसका है, क्या वही डायरेक्शन इस R वेक्टर का भी है? तो मतलब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग R21 वेक्टर, मानते हो ये बात?
ये वाला ऐसा उसके अलाउंग होना चाहिए। क्या लिखें? एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, R21 का यूनिट वेक्टर। एक तो ये हो गया, बराबर है। बट वो लोग ज़्यादातर आपको ये वैल्यू नहीं दे पाएंगे, ये R21 का यूनिट वेक्टर डायरेक्ट शायद वो नहीं दे पाएंगे वो लोग आपको। फिर भी हमको चाहिए तो ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई बताएगा इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, माइनस जे कैप। क्या बोलते हो? सही बोल रहा हूँ? इस वाले का क्या होगा? प्लस आई कैप। इसके दो कंपोनेंट बनाने पड़ जाएंगे, आई कैप जे कैप। मतलब इसी का आंसर हमने तो मैग्नीट्यूड में निकाला है, क्या पता ऑप्शंस में आई कैप जे कैप के टर्म्स में हो। तो आंसर क्या होगा? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर कॉस 45 आई कैप। नहीं समझे? जे वेक्टर बताओ, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, अगेन साइन 45 कॉस 45 बोल सकते हो आप, ये एंगल 45 हाँ है, और माइनस जे कैप यूनिट वेक्टर। ऐसा तो वेक्टर फॉर्म मतलब ये हो गया और कुछ नहीं। चलो इसको आगे, जैसा मैं बोल रहा था ये शायद ना दे आपको, तो एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? उल्टा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये आ जाएगा R2 वेक्टर अपॉन एक और R। तो नीचे कितने R हो गए? So force on 2 due to 1 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R का क्यूब, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या? R2 मैग्नीट्यूड के लिए रहा भाई। मेरे को तो ये ठीक लगता है। बाकी क्या हर चीज़ सही है? हर चीज़ एक दूसरे के इक्वल है तो सब चीज़ सही है ना। कब किस समय कौन सा इंटरमीडिएट स्टेप काम आ जाए अपन नहीं बोल सकते, पर मोस्टली तो ये काम आ जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको Q1 का पोजीशन देंगे 3,4,5, Q2 का पोजीशन देंगे 2,0,0, ऐसा कुछ। तो वो उसी को तो IJK बोलते हैं ना हम लोग, तो वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। R कैसे निकालोगे? वो जो वेक्टर दिया रहेगा उसका सब्ट्रैक्शन और उसका फिर मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स में जो सीखा हुआ है फंडामेंटल वो, ठीक है ना। होपफुली एक अच्छा सॉल्ड एग्जाम्पल हमें मिल जाएगा जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वाला क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल नंबर 13 एक बार रीड करके देख द्रविक जोर से। √3 into 10 raised to minus 19 coulomb and minus 10 raised to minus 6 coulomb are placed at 0,0,0 and 1,1,1 respectively. Find the force on second charge in vector form. देखा आया ना, पोजीशन ही दिए ना उन्होंने। ठीक है, आराम से फिर स्टार्ट करते हैं। जो पहला चार्ज है उसका वैल्यू कितना बोला आपने? कुछ √3 बोला था। √3 into 10 raised to minus 19। बेचारे कॉन्सेप्ट कहाँ सीखने जाए, मैथ्स में ही फंस जाते हैं। -10 into 10 raised to डायरेक्टली -10 raised to, ये माइनस है पक्का। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। वेक्टर फॉर्म का ये थोड़ा सा खासियत है कि ये अपने आप ही प्लस माइनस निकाल के देने की एबिलिटी रखता है। अपने आप Q का वैल्यू जब यूज सब्स्टिट्यूट करोगे तो नेगेटिव, वो पॉजिटिव नेगेटिव यूज़ करो, क्योंकि मैंने तो दोनों पॉजिटिव मान के ये फॉर्मूला बनाया ना। अगर एक नेगेटिव हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा ना, तो यहाँ पे नेगेटिव डालना पड़ेगा आपको। लेट मी शो यू। और पोजीशंस बताओगे इसके? अच्छा, ये ओरिजिन पता है, वाओ। और ये 1, बहुत बढ़िया वैल्यू। ठीक है, फाइंड फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज। पक्का, यानी कि F21 चाहिए उसको। और जो फाइनल आंसर आप देख पा रहे होंगे डायरेक्टली बताओगे वेक्टर फॉर्म में दिया है कि मैग्नीट्यूड निकाल के दिया है? ठीक है, तो हम भी वेक्टर में लाते हैं, मैग्नीट्यूड भी हो सकते हैं। 4 ऑप्शंस देख के अपन बता लेते हैं ना अपन तो। चलो, तो ये लगाना चाह रहा हूँ मैं। क्या एग्जैक्टली यही चीज़ पूछी? F21 ही तो पूछा है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पहले R2 माइनस R1 निकाल के रखूँ क्या? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कितना हो जाएगा? ये आई कैप जे कैप के कैप माइनस 0 0 0, तो ये तो क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कर तो लोगे ना, वैल्यू चेंज कर दी तो मैंने। सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है? R2 माइनस R1, ये सब्ट्रैक्ट। और सिर्फ R चाहिए तो क्या मैग्नीट्यूड निकालो इसका? आंसर बता दो।
√3। बहुत बढ़िया। ये आता है कि बताऊँ ये सब? √1² + 1² + 1² करना है, तो ये √3 मीटर आ गया। तो आई थिंक सब कुछ आ गया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ अभी। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, ये जो 1/4 डायरेक्ट ले लो, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 मल्टीप्लीकेशन √3 × 10⁻⁻19 एंड -10⁻⁻6 और √3 का क्या? क्यूब, और वेक्टर क्या? I + J + K। इज दिस क्लियर एवरीवन? आपको बात समझ में आ गई है? ठीक, सिंप्लीफाई करने का ट्राई करें। 9 × 10⁻⁹, एक नेगेटिव भी ले लो, ये √3 को रहने दो यहाँ पे, 10⁻⁻19 -6 इज -25, नीचे √3 3 बार है तो 2 बार तो ये ले गया और 1 बार अलग रह गया, बराबर। बाकी ये सब सेम है, I + J + K। एक √3 गया, ये 3 1 और ये 3 3 और कुछ नहीं, बस हो गया। -3 × 10⁻9 और 25 -16 होगा, और बस हो गया। क्या उनका आंसर हमारे साथ मैच हो रहा है? हाँ, शानदार, हो गया। ठीक है, किसी तो एक DCT में डालना तो बनता है, 10 में से एक, करके रखे हैं, फिर बाद में भी बोलना नहीं। 2 में से 1 में, फिर बोलना मत दोनों में। वो हमने नहीं बोला था, वो किसी और ने बोला। बराबर, सही है। जब मर्जी तब दूसरे स्टूडेंट का सपोर्ट, जब मर्जी तब, हमने नहीं पता, हमने तो नहीं बोला। बस एक ने बोला था। अच्छा, ठीक है। इसके बाद सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा ना? कोई एक और सॉल्व एग्जाम्पल है बीच में? श्योर? चलो नेक्स्ट टॉपिक फिर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। बोर्ड पे मेरे पास जगह है ना, मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल्सो लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, सिर्फ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलो, तब भी घूम फिर के इसी क्वांटिटी के बारे में सोचना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा काम आसान करने के लिए है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी अगर मैं किसी का वेट पूछता हूँ अर्थ की वजह से बेसिकली, तो वो उसके पास 2 तरीके हैं करने के। अगर आपके ऊपर वेट पूछता हूँ जो कि ग्रेविटी की वजह से है, तो एक तो 2 तरीके आपको कैलकुलेट करने के, या तो कैपिटल G अर्थ का मास, आपका मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, या तो सीधा mg लगा दे वो बच्चा। इन दोनों में से क्या करेगा वो? mg लगाएगा, उसको उसका मास पता है, g का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है लोगों ने। वो आपका काम आसान करने के लिए ना, जो काम ग्रेविटेशन में छोटा g करता है ना, वही काम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपिटल E करता है। यानी कि अगर एक m मास को इस अर्थ के छोटे g में रख ले हम लोग, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? mg। सही है इतना? वैसे ही एक चार्ज q को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लोगे तो उस पर फोर्स लगेगा QE। जो काम वहां पे mg करता था वही काम अब यहां पे QE करने लगेगा, पर उसके लिए पहले E समझना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे भी हमने G समझने में लगाया है ना, G एट सरफेस, G एट डेप्थ, G एट हाइट, G विद लैटिट्यूड, याद है सारे वेरिएशन ऑफ G, वैसा। और हमने वहां पे सिर्फ 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा अरेंजमेंट ऑफ मासेस की वजह से निकाला था। एक तो सॉलिड स्फीयर जो कि अर्थ है, और शायद पॉइंट मास का भी लिख लिया होगा हमने आसपास। हाँ हमने, अच्छा अगर हमने लिखा है रिंग, डिस्क सब लिख रखा है तो एक अलग बात है, बट समझाने वाली बात करें तो सिर्फ ये 2 ही समझाया जाता है वहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में। यहाँ पे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिफाइंड फॉर पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, शीट, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सब रिंग, इस सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुनने में आएंगे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, तो ये आपका काम आसान करने के लिए है ताकि यहाँ तक पहुँच सकें। एक और मैं इलस्ट्रेशन देना चाहता हूँ जिससे हमें समझ में आएगा कि हम अच्छा काम आसान कर रहे हैं अपन अपना। ठीक है, एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से। अभी यहाँ पे अगर एक चार्ज मैं बाहर से लाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, इस चार्ज पे, और हम सब चार्जेस हैं, इस चार्ज पे नेट फोर्स निकालना सिर्फ एक चार्ज पे,
तो मेरे वजह से एक कैलकुलेट करोगे फोर्स, इसकी वजह से भी एक कैलकुलेट होगा, उसकी वजह से भी एक कैलकुलेट होगा, कि बहुत सारे फोर्सेस हैं, सबका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं उसको हम लोग, बाय द वे, द एडिशन ऑफ ऑल सच फोर्सेस। ओके, कर लिया, मेहनत कर लिया एक बारी में, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हो जाएगा। अब मैं बोलूँ ये चार्ज को हटाओ, एक नया चार्ज लेके आओ, फिर से करो, थोड़ा सा ऐसा नस दुखेगा, तो वापस करना पड़ेगा, बराबर। फिर मैं बोलता हूँ इसको भी हटाओ, तीसरा लाओ। अभी अगर हम सबकी वजह से यहाँ पे एक फैक्टर है, हम सबकी वजह से देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, हम सबकी वजह से यहाँ पे कोई चार्ज रखा नहीं है, अब यहाँ पे से सर एक पॉइंट है, बराबर। जैसे कि इस पॉइंट पे अर्थ की वजह से जी कितना 9.8 पहले से पता है। यहाँ पे मास रखना जरूरी है क्या जी का 9.8 होने के लिए? नहीं ना, है। वैसे यहाँ पे हम लोग सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के रख लिया, उसके लिए एक बारी की मेहनत करी अपन ने। अब हमने बोला ये जो सर आपने इधर फैक्टर निकाली है ना ई, बस अब वो जो भी चार्ज आप लेके आओगे ना उस पर फोर्स निकालना है, तो फिर से मेहनत नहीं करेंगे, सीधा क्यू ई खत्म। कुछ समझा आपको? थोड़ी देर पहले ट्राइंगल स्क्वायर के सम्स कर रहे थे हम लोग, उसमें स्क्वायर अगर हम लोग ट्राइंगल पे कि सेंटर पे कैपिटल क्यू की बात थी ना, एक सम था ना ट्राइंगल में, सेंटर पे कैपिटल क्यू था, उस पर फोर्स निकालना था, सिमिट्री की वजह से तुरंत क्या हो गया था, जीरो हो गया था, बराबर। एक तरीके से उसका बोलने का मतलब ये है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, तो पे फोर्स नहीं लग रहा वहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है। फिर ट्राइंगल में हम लोगों ने कॉर्नर पे एक फोर्स लगाया था, √3 वाला आंसर आया था, √3 KQ²/r²। इसका मतलब ऐसा भी कर सकते थे हम लोग कि वो बचे हुए दो चार्जेस की वजह से उस कॉर्नर पे ऑलरेडी क्या निकाल ले हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो निकाल के रख लिया तो डायरेक्ट उसके क्यू से मल्टीप्लाई करना आंसर आता, ठीक है। तो ये दूसरा इलस्ट्रेशन था टू इंडिकेट कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका काम आसान होने वाला है, या वेराइटी ऑफ सम्स इज गोइंग टू चेंज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन है ना, जो एक्चुअली फंडामेंटल, ये तो मेरे हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था कॉन्सेप्चुअल, जो फंडामेंटल डेफिनेशन उन्होंने स्टार्टिंग में दिया वो ऐसा है कि इसको जब रीअरेंज करो, ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो डिफाइन ऐसे किया हुआ है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट, ऐसा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब आज को अगर कोई पूछे कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है सब चार्जेस की वजह से, बराबर, तो वो कैसे निकालने को बोल रहा है, वो बोलता है कि पहले यहाँ पे कोई चार्ज रखो, पहले यहाँ पे कोई चार्ज रखो, उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो आप कूलम्स लॉ से निकालो, वो फोर्स को जो भी वैल्यू आएगी न्यूटन में उसको डिवाइड बाय चार्ज करो, तो जो वैल्यू आएगी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट डिफाइन किया जाएगा, ऐसा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट अ पॉइंट एज इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ये एक्चुअली है फॉर्मूला और फंडामेंटल डेफिनेशन इसके रिगार्डिंग है, मुझे वही अच्छा लगता है, F इज इक्वल टू QE। और न्यूटन के सेकेंड लॉ से F का फॉर्मूला बताओ, बताओ बताओ बताओ। न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स का एक फॉर्मूला बताओ। हाँ बराबर, dP/dt, उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन ma। QE इज इक्वल टू ma। इंटरव्यू में पूछेंगे सेकंड लॉ बताओ तो ऐसे ही चुप रहोगे क्या? फिर वो बोलेगा तो फिर तो ऐसा थोड़ी बोलोगे कि ये तो पता था सर, लेट हो गए ना तब तक। तो QE इज इक्वल टू ma, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा एनीवन? QE अपॉन m। तो काइनेमेटिक्स के सवाल स्टार्ट हो जाएंगे ये पॉइंट के बाद। काइनेमेटिक्स में भी मोस्टली एक्सेलरेशन की अगर बात आती है तो हम लोग को क्या ज़्यादातर प्रैक्टिस कराई जाती है, कौन से टाइप के एक्सेलरेशन की ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं? यूनिफॉर्म। तो वैसे सम्स ही ज़्यादा आएंगे, बट उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? क्या Q एक कांस्टेंट हो सकता है एक चार्ज के लिए? हाँ। क्या मास ऑफ द बॉडी एक कांस्टेंट है? हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक सीख रहे हैं, अभी तक स्टार्टिंग में, तो लेट मी टेल यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो ज़्यादातर फिर इसमें अगर ये सवाल बनाना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसी देंगे? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म ऐसा देंगे, ताकि एक्सेलरेशन भी कैसी हो जाए? यूनिफॉर्म। फिर काइनेमेटिक्स में चले जाओ, V इक्वल टू U प्लस AT, V² माइनस U² इक्वल टू 2AS, और बताओ S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², और बताओ S इज इक्वल टू U प्लस V/2 इंटू टाइम, और बताओ
एस nth इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a2n-1। और बताओ क्या बस? अगर डी एक्सेलरेशन चल रहा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम बताओ। स्टॉपिंग टाइम इज u बाई a, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज u स्क्वायर बाई 2a। और बताओ अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, तो द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर इन द रेशियो ऑफ 13579। ये सारे पॉइंट्स आपके आने चाहिए, ठीक है। वी कैन गो टू वर्क एनर्जी थियरम ऑल्सो नाउ। वर्क डन बाय दिस काइंड ऑफ फोर्सेस, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ये रहा, डिस्प्लेसमेंट वो दे देगा, इक्वल टू क्या होता है वर्क एनर्जी थियरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे तो वो सब जगहों पे जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। इतना मजा आएगा। लिखो ऐसा यूनिट बता दो यार, सॉरी, न्यूटन पर कूलम। और आगे जाके समझेगा कि वोल्ट पर मीटर भी होता है एक, आगे समझेगा वोल्ट पर मीटर भी होता है। न्यूटन पर कूलम तो समझ में आ ही रहा है ना, सामने दिख रहा है, ठीक है। एचएससी वालों अभी तक वो सेगमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है जहाँ से बोर्ड्स में आएगा, होने वाला थोड़ी देर में, मे बी नेक्स्ट लेक्चर तक हो जाएगा। और सीबीएसई में तो लेक्चर 1 से ही सारा कंटेंट आपके बोर्ड्स के लेवल का है, ओके। चल कीप गोइंग, जल्दी करेंगे। आज अपने कुछ बच्चों का सीईटी एग्ज़ाम है, सेकेंड अटेम्प्ट, सेकेंड मतलब सेकेंड फेज़। कुछ लोग का कल हो गया, एक दो बच्चों का आज है, कुछ बच्चों का 20 तारीख तक भी है, 19-20 तारीख तक। नीट का 3 तारीख को था, और अब मोस्टली एक्सपेक्टेड 30 दिन 30-40-45 डेज़ के अंदर होना चाहिए। आया नहीं है फाइनल डेट, उनको अरेंजमेंट करने को फिर टाइम जाएगा, सेंटर्स को फटाफट क्विकली इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, और मेन तो फाइनेंशियल डिसीजन भी लेना पड़ेगा उन लोग को ना। फाइनेंस के रिलेटेड भी ना करोड़ों का खर्चा फिर होगा ना, बच्चों से तो नहीं लेंगे इस बार। बच्चों का तो एक बार फी लिया उसी में होगा एज पर करंट सिचुएशन। हाँ तो कोई बात नहीं, 610 कट ऑफ का 570 चला जाएगा, अपने को लाना कम है, उल्टा लाएंगे ज़्यादा। अरे मतलब अभी जो सम रीज़न 400 450 जिसका आया, जिसको ऐसा उम्मीद था कि भाई जा सकता था, और वो अभी उनका तो जाएगा ही जाएगा, और कट ऑफ उल्टा नीचे आएगा ऐसा। तो ये दोनों उस स्टूडेंट के लिए जो उधर 400 के रेंज में थे ना, काफ़ी बच्चे जिनको जस्ट थोड़ा और पुश चाहिए एक आगे का ज़्यादा अच्छा प्लानिंग करने के लिए, उनको मिल सकता है यहाँ पे। उन लोग को थोड़ा इश्यू है जिनको ऑलरेडी 650 आ गए थे, कि भाई उन लोग का तो ऑलरेडी सेट हो रहा था। अब वो लोग जंप करने का वो भी ट्राई करेंगे, सब ट्राई करेंगे, पर वो 650 से 660 670 का जंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 400 वाला 500 का एक्सपेक्ट कर सकता है। कंटिन्यूस एक महीना वही करता रहना जो उसके पहले एक महीना कर रहा था। बट लेकिन दैट कम्स विद अ प्राइज ऑल्सो, कि भाई वो लास्ट सर एक महीना डर भी था काफ़ी, तो फिर आएगा अभी। एक अच्छी बच्ची थी, उससे बात हुआ था एग्ज़ाम के बाद ही कि सर पेपर इतना इजी आया था कि मैं एक्साइटेड हो गई, इतना सिली मिस्टेक करके आ गई हूँ। ये था, उससे बात करूँगा एक बार फिर से, वो तो खुशी हो जाएगी वो फिर से ऐसा। वो रिपीटर है एक्चुअली, काफ़ी मेहनत किया हुआ है उसने, ऐसा पढ़ाई काफ़ी की हुई है ऐसा उसने। उसका कंसिस्टेंटली बायो में 300-330 प्लस तो आ ही रहा था, केमिस्ट्री में भी उसको बहुत अच्छा आ रहा था, 130s 140s, फिज़िक्स में उसको 60-70 ही आ रहा था। जैसे तैसे हमने उसको 100 तक जस्ट टच करवाया ही था, पेपर इजी आ गया एकदम, ऐसे खुशी हो गई, फिर उसने उसमें गलती कर दी। हाँ तो वो खुश है, ऐसा कुछ लोग ऐसा जैसे तू सुबह आते ही वो तो जो हंसी है सरीनिट है,
ऐसा। अभी मैं तो कल से रिविजन वापस पढ़ी कल के चैप्टर फिर खत्म। अब वो कल से 25 घंटे पढ़ेगी। क्या हंस क्या रहा है? 25 घंटे होते ही नहीं है। अरे 2 दिन मिला के तो करेगी। 2 दिन मिला के तो पढ़ेगी। मैं कितना बजे सोया था रात को? सच सच बताना। अभी भी जवाब नहीं दिया है वैसे। अच्छा 3 बजे सोया, तूने बोला 3 बजा था। 3 तो बजता ही है रोज। सोच बता। 3:30। 3 सवा 3। इसका मतलब बता। ऐसा करता है। पानी का बोतल लाया? देख क्या रहा है? हाँ ना बोल खाली। अरे लाया। अरे भाई पक्का तेरा ही है? ठीक, गुड। हमने जब उसको बोला पानी का बोतल लेके ना तो बोलता है भारी है। उसके शब्द है भारी है सर। कौन लाए रोज? हाँ ये बोल रहा था भाई। अगर बैग में फिजिक्स के अलावा दूसरा बुक मिला कुछ चेक कर। 2-3 बुक फिजिक्स का ना हटाना चाह रहा हूँ भाई, मैं हटा दूँ? हम मत हटाइए। क्या बोलता? सॉल्ड एग्जाम्पल। क्या बोल रहा? हम मत हटाना। फर्स्ट साइड हटा दूँ बस ना, वो सब लिखना फटाफट हटाना तो वो भी है ही। सॉल्ड एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 किया जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 15। सिस्टम ऑफ चार्ज है इधर S, यहाँ पे एक चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। इस पे जो फोर्स लगने वाला है वो सीधा सीधा दे दिया 221 आई कैप प्लस 9 जे कैप, उसमें भी माइक्रो न्यूटन, मतलब 10⁻⁻⁶ वाला ना। इस चार्ज पे जो कि -3 माइक्रोकूलम है उस पर क्या फोर्स लगने वाला ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये सिस्टम ऑफ एस मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगने वाला है उसका वैल्यू पहले से दे दिया है। तो पहला सवाल क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इसको मतलब बेसिकली ये P होगा, एट P ड्यू टू S। और सेकेंड चार्ज इंस्टेड ऑफ -3 माइक्रोकूलम क्या प्लेस किया है? प्लेस 2 माइक्रोकूलम। और इस बार क्या पूछा रहेगा? फाइंड फोर्स ऑन दिस न्यू चार्ज। स्टार्ट करेंगे अपन। लिख लो पहले फटाफट, जिसका जो बाकी है तो मैं मिटाऊं फिर। बाकी लोग ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से। सेकेंड साइड हटाऊं, ब्रिज सेकेंड साइड हटाऊं।
थर्ड साइड, थर्ड साइड सबका हो गया थर्ड साइड। चलिए, देयर इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज, देयर इज अ पॉइंट P जहां पे चार्ज रखा हुआ है -3 माइक्रो कूलम, बराबर। इस पे जो फोर्स लगने वाला है वो ऑलरेडी दे दिया, 21I क्या प्लस 9J क्या माइक्रो न्यूटन। मैं डायग्राम में फोर्स का डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, वो इस पे छोड़ दिया मैंने, उसका जरूरत नहीं है कहने का मतलब। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का इज फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स और ये चार्ज सेम होने चाहिए, मतलब ये फोर्स इसी चार्ज पे होना चाहिए। तो फोर्स इसी चार्ज पे दिया ना उन्होंने, तो 21I प्लस 9J अपॉन -3, माइनस आपको लेना है वेक्टर फॉर्म में आपके हिसाब से, और सब कुछ किस में है? माइक्रो न्यूटन में। क्या आंसर आ गया? -7 -3 J क्या माइक्रो न्यूटन पर कूलम यूनिट चला गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो so, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सम E का। सेकेंड पार्ट, अब इंस्टेड ऑफ -3 अगर यहाँ पे क्या रखा जाए? 2 रखा जाए, तो उसके ऊपर कितना फोर्स होगा? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? QE। तो दोनों केस में कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी और कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, बिकॉज दोनों केस में जो सिस्टम ऑफ चार्ज है वो चेंज नहीं हुआ। इसकी वजह से यहाँ पे हम सब की वजह से किसी रैंडम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी अगर आप चार्ज नया ला के रख दोगे तो भी। मेन मुद्दा ही, मेन रीजन ही तो वही था पढ़ने का कि वो जो क्वांटिटी E है वो चेंज नहीं हो वहाँ पे। तो E आप यूज कर सकते हो जो फर्स्ट पार्ट पे निकाला आपने। हाँ, बस इस Q की जगह क्या लेना है? 2। एक बात बताओ, ये भी माइक्रो था ना नीचे? माइक्रो मतलब माइक्रो ही है, तो दोनों माइक्रो कैंसिल हो जाएंगे ना फिर तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी न्यूटन पर कूलम में। नहीं समझे आप? फोर्स भी माइक्रो न्यूटन में था और चार्ज भी माइक्रो कूलम में, तो दोनों माइक्रो कैंसिल हो जाएंगे ना कन्वर्जन फैक्टर्स। तो आपके फाइनल आंसर में माइक्रो नहीं दिखेगा, सिर्फ न्यूटन पर कूलम दिखना चाहिए। हाँ, अब इस Q का वैल्यू सिर्फ 2 ना, हाँ 2 रहने देते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? -7I -3J। आंसर क्या आ गया? -14I -6J। यूनिट आप बताओ। माइक्रो न्यूटन, क्योंकि आपने इसमें भी माइक्रो रहने दिया ना भाई। माइक्रो बाकी है ना, इसका चार्ज का माइक्रो बाकी है। इसमें तो खाली न्यूटन पर कूलम था, कूलम कट गया, माइक्रो रह गया ना, माइक्रो न्यूटन। क्लियर एवरीवन? ठीक है, 16 वाला भी पढ़ के रखिए क्वेश्चन। वाला क्वेश्चन पढ़ के रखिए। वन ऑफ द इजियर सम है ये, और इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं इसको। कोई वर्ड ऐसा मिल रहा है क्या? फ्लोटिंग, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, ऐसा कोई भी वर्ड मिल रहा है? अंडरलाइन कर लो उसको। क्वेश्चन आपका क्या है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity which would be just sufficient to balance the weight of a particle of a charge -10 microcoulomb and mass 10 milligram। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे जिसका चार्ज कितना है? एनीवन? -10 माइक्रोकूलम, और इसका मास कितना है? 10 मिलीग्राम। बराबर है ये फ्लोट करना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। बराबर? जैसे कि समझो आपने कोई सूट पहन लिया है, इंसुलेटिंग सूट पहना हुआ है पूरा, और उसको मैंने पूरा चार्ज भर दिया। तो आपने ऐसे टाइप के कपड़े पहने हैं या सूट पहना हुआ है पूरा जिसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, फुल चार्ज, और आपको एक आइसोलेटेड कंटेनर में या चेम्बर में आपको रखा हुआ है मैंने। ठीक है ना? इमेजिन कर सकते हैं सब लोग। बराबर है इतना?
अभी उस बॉडी पे चार्ज भी है, उस बॉडी पे मास तो आपका ही हो गया, और उस सूट पे चार्ज भी हमने लगा दिया है, ठीक। हमें या ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में एक्सपीरियंस आपको करवाना है, वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करवाना है आपको, फ्लोटिंग का एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस करवाना है, फ्लोटिंग का ये एक्सपीरियंस होना चाहिए हम, बराबर। तो वो तो तब होगा जब मेरे ऊपर नेट फोर्स मतलब बैलेंस हो जाए, मेरे पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं हो। अभी फिलहाल मेरे पे mg इक्वल टू नॉर्मल है, नेट फोर्स तो अभी भी 0 है, बट नॉर्मल है तो मुझे वेट फील हो रहा है मेरा। अगर समहाउ नॉर्मल नहीं रह गायब हो जाए तो उसको ही तो वेटलेसनेस बोलते हैं, बराबर है। तो मतलब mg को बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा फोर्स चाहिए, QE, तो ये बैलेंस हो जाएगा, बराबर है। तो नीचे क्या होगा, mg, तो कंपलसरी QE किधर होना चाहिए, ऊपर। समझे आप इतना पहले, ये मेन फॉर्मूला QE इज इक्वल टू mg। इसके अंदर कौन सी चीज पूछी है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ना। Q का वैल्यू कितना दिया है, हाँ फिलहाल अभी ये सम में ना प्लस माइनस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लस माइनस से तो डायरेक्शन का मतलब है ना, हम तो वेक्टर फॉर्म में खेल नहीं रहे। फिर भी जरूर ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे इसको, QE को। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। लेकिन चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए ना इस जगह पे, वो होनी चाहिए उसके उल्टा। यानी कहाँ पे होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में। जैसे ग्रेविटी किधर है, नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे ही होनी चाहिए इस केस में। यानी इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होनी चाहिए। ग्रेविटी तो नीचे है ही, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे होना जरूरी है। हमेशा सर इधरों नीचे ही एक ही डायरेक्शन में होता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर है, इसके ऊपर, ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज नेगेटिव। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चाहिए होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चाहिए होती। समझे आप। पर वो उस पे डिपेंड करता है ना कि कौन सी दूसरी बॉडी उसको अट्रैक्ट या रिपेल करे। उससे ही तो एरोज बनाया है ना, उसको देख के ही एरोज बनाया। वो जो दूसरे जो बॉडी है ना, अब उसका स्टोरी आप भूल जाओगे तो भी चलेगा। जैसे कि हम सबकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, पता चल गया ना ये तो। अब आपका कोई रोल नहीं है इस सिस्टम ऑफ चार्ज का। अब मैं जो चार्ज लाऊंगा, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर ही। पर अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाऊंगा तो फोर्स किधर लगेगा, ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उधर ही लगेगा। दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ positive charge in an electric field is in the same direction as electric field। यहाँ पे अलग से नोट लिखवा दूं क्या, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके प्रॉपर्टीज में अलग लिखवा दूंगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसके मुझे प्रॉपर्टीज लिखवाने हैं। ओके, उस प्रॉपर्टी में दिखेगा बेसिकली। तो फिर मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, अगर इसमें अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज Q रखूँ तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इसके साथ टेंजेंशियल लगेगा, और फोर्स का नाम क्या होगा, QE। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव चार्ज रखूँ तो उसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो उसके उल्टा होगा, ऐसा। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डिजाइन ही ऐसे किया हुआ है, तुझे वो सब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सर वो दूसरे चार्ज पे डिपेंड करता है। वो सब कंसीडर करके ही ये डिजाइन किए गए हैं। एक बारी के लिए यू कैन ट्राई टू थिंक, बट हमेशा इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से यहाँ पे mg नीचे है तो QE किधर चाहिए बैलेंस के लिए, ऊपर चाहिए। इतना कितना क्लियर है सब लोग मेरे साथ वापस एकदम वापस फर्स्ट लाइन पे फिर से मेरे पास आ जाओ। mg किधर है, डायरेक्शन, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो एक और फोर्स चाहिए जो किधर होना चाहिए, ऊपर। जो एक्स्ट्रा फोर्स हम ले रहे हैं उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो है ना, ये QE ऊपर होना चाहिए। चार्ज कैसा है, नेचर नेगेटिव, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। अगर यही चार्ज पॉजिटिव लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता, ऊपर होता। चलो एनीवे, भली चाहे ऊपर हो के नीचे हो, क्या फॉर्मूला तो यही रहेगा। सॉल्विंग कर तो ले पहले E का वैल्यू, ठीक है ना। हाँ, E का वैल्यू क्या आएगा, जरा सॉल्विंग करो।
Q का वैल्यू कितना है? अभी माइनस का इशू नहीं लेना है अपने को। 10 माइक्रो मीन्स -6 इंटू ई इज इक्वल टू मास मतलब मिली मतलब 10⁻⁻6 और जी का मतलब 10। कुछ कैंसिल, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आंसर आ गई? मिली में 10⁻³ करेंगे तो सिर्फ ग्राम बनेगा ना, कि जो केजी में जाना है ना, किलोग्राम में जाना है ना, इसलिए -6 आया। ओके, ये समझा इतना? इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। इसका मेरे को वेक्टर फॉर्म चाहिए तो क्या जवाब दोगे? बहुत बढ़िया, समझे आप? उन्होंने आंसर मैग्नीट्यूड में दिया कि वेक्टर में दिया? तो खत्म हो गया बात उधर ही। 4 ऑप्शन में मैग्नीट्यूड दिया तो मैं इतना टेंशन नहीं लूँगा, जो अभी थोड़ी देर के लिए टेंशन दिया तुमको मैंने, बराबर? चल, इसके बाद क्या टॉपिक है कि फिर से सॉल्व एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। ये तो अच्छा खासा है भाई, ये एक बार सिखा दूंगा तो 17, 18 ये दो तो कर ही सकते हैं। मैं भी कुछ और प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक अकेला पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, एक अकेला पॉइंट चार्ज प्लस क्यू आर डिस्टेंस पे यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। अगर मैं ये निकाल के रखूं तो क्या फायदा होगा? फिर से बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फायदा होता है? अगर इस क्यू की वजह से मैं यहां पॉइंट पे, रैंडम पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं तो उसका क्या फायदा होता है? हाँ, वो चेंज नहीं होगा। उसका और क्या फायदा है? अगर उस पॉइंट पी पे कोई मैं दूसरा कोई चार्ज लाके रख दूं, जैसे कैपिटल क्यू या क्यू नॉट, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? वो चार्ज इंटू जो आप ई अभी निकालोगे वो काम आसान हो जाएगा। नहीं तो कैसे निकालते हो सर? के Q1 Q2 बाय आर सर, कूलम्स लॉ से करते हैं अपन अभी तक। ठीक है, चलो। हाँ, पॉइंट चार्ज इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी अवे। प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, और वैसे ही माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे टूवर्ड्स होती है। फिर चेंज हो गया सर। किसी और चीज से कंपेयर मत कर, जो अभी सामने दिख रहा है उसी को समझ बस। बस उस वाले में तो ऐसा नहीं था, फिर अभी मतलब रिपर हाँ। इससे जाना चाहिए था ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस चार्ज की नहीं है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी चार्ज की, उसमें फर्क है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाई है ये इस चार्ज की है, या ये चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है? तो ये अलग है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं अभी एरोस बना रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसी चार्ज की है। डायरेक्शन एरोस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो इसमें फोर्स तक पहुंचा ही नहीं है अभी तक। फोर्स तो उधर, यहाँ पे कोई चार्ज रखूंगा ना मैं क्यू नॉट, वो उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू ई। तो अगर वहाँ पे यहाँ पे तो शुरू ही क्यू ई से किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है यहाँ पे दोनों में। वो एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक बार फिर से, एक बार अच्छे से सुनना। एक चार्ज किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्यू ई। ये स्टोरी है। एक चार्ज खुद अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, वो ये टॉपिक है। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी डिस्कस करूंगा। पर क्या दोनों में समझा फर्क, अंतर? तो ये एरोस, रेड एरोस, फोर्स का डायरेक्शन और इधर डायरेक्शन को कंपेयर मत करने लगना। ये दोनों सिचुएशन ही अलग अलग है। इसमें क्या सिचुएशन है? एक चार्ज किसी दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें स्टोरी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो आप? वो नए वाले चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है? इसके अंदर ये जो चार्ज है ये मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको देख रहे हैं कि मुझे
किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, या मैं खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ वो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? मुझे किसी और इलेक्ट्रिक में रखा गया वो पॉइंट ऑफ व्यू है। और इसके अंदर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि मेरे चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, वो दिस आर टू डिफरेंट टॉपिक। इसमें हाँ इसकी खुद की भी होगी बट उसका ज़रूरत नहीं है अपने को। क्या ये चार्ज भी खुद के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा? हाँ कर सकता है, हम उस पर कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो इस चार्ज के ऊपर ही हम फोर्सेस निकाल रहे हैं। इसके अंदर ये चार्ज अपने आजू बाजू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उस पर स्टडी है पूरा वैसा, तो वो उसके ऊपर ही रहते हैं अभी अपन। हाँ प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, माइनस की वजह से टूवर्ड्स होगी। मैं इनफ पॉइंट चार्ज के एग्जांपल्स करा दूंगा कि उसका इशू तो रहेगा ही नहीं तुम लोग को। और ये अपने आप में यूनिक केस है, Q इज इक्वल टू mg, बैलेंस वर्ड, इक्विलिब्रियम वर्ड वैसा, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस, इस E का एक फॉर्मूला डिफाइन करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज Q। क्या ये चार्ज Q कुछ दूसरा चार्ज रखना पड़ेगा ना, Q नॉट जो यहाँ पे रखोगे आप, Q नॉट। मैं सिर्फ समझाने के लिए Q नॉट ले रहा हूँ, मैं मिटाने वाला हूँ Q नॉट, तो अभी समझ लो। मैं सिर्फ समझाने के लिए Q नॉट ले रहा हूँ, मैं मिटाने वाला हूँ, मुझे तो खाली फॉर्मूला आपको बताना है। हाँ F का फॉर्मूला बताना कूलम्स लॉ से, K Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर, और नीचे क्या है Q नॉट क्या आ गया, ये फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज का, KQ बाय R स्क्वायर, जो हम लोग को पढ़ के रखना है अभी, ठीक है। सो एक अकेला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने वाला है, KQ बाय R स्क्वायर, दैट्स इट। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट आई वांट यू टू रिमेंबर फॉर नाउ। एंड हाउ मच अ नेगेटिव चार्ज विल क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम KQ बाय R स्क्वायर, बट डायरेक्शन उल्टा बस, तो माइनस, लेट्स नॉट एट माइनस हियर, डायरेक्शन में बता ही रहा हूँ ना। हाँ वो तो वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आई थिंक एरोस्कोप से बना ही रहा हूँ मैं। फोर्स क्या है, स्केलर के वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। सो KQ बाय R स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर द पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट तो वही है, न्यूटन पर कूलम। अब मैं पॉइंट चार्जेस की वजह से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं खाली, फाइन। उन्होंने भी एक आध कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो भी यूज़ कर सकते हैं अपन। एग्जाम्पल, नंबर लाइन बराबर, एक चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं -2 माइक्रो कूलम, एक चार्ज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ +2 माइक्रो कूलम। इनके बीच में कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, आप अपने हिसाब से बताओगे कुछ 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसा कुछ ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ओरिजिन से, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू, लेट्स से अगर 20 सेंटीमीटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर। इसको अच्छे से नया पेज लगेगा लिखने समझाने के लिए, तब तक आप अपने लेवल पर ट्राई करके रख सकते हो। पेज नंबर 6 में राइट साइड पे नीचे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, उसका सा इंपॉर्टेंट मतलब आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्क कर लो और उसको रीड कर लेना, ठीक है। और अपने नोटबुक में लिख लेना रिफर पेज 6 फॉर थियोरी, ऐसा। नीचे दिख रहे कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज में, 7 पॉइंट्स है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद क्या लिखा है उसके नीचे, सब लोग पढ़ेंगे। The direction of the electric field due to positive charge is always away from it, while due to negative charge it is always towards it. Its SI unit is Newton per coulomb. Its dimension formula आप derive कर सकते हो। Electric force on a charge Q placed in a region of electric field at a point where the electric field intensity E is given as QE. Electric force on point charge is in the same direction of the electric field on positive charge and in opposite direction of the negative charge.
It obeys the superposition principle. It is produced by source charges. Source charges मतलब जो चार्जेस है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की हुई है, मतलब उनका नाम सोर्स चार्ज हो जाता है. मतलब ऐसा नहीं कि ये कुछ नए टाइप का चार्ज है, खाली चार्ज तो वही था, बस उसके काम के हिसाब से उसका नाम चेंज हो गया. जैसे कि क्लास का अगर कोई मॉनिटर होता है उसको मॉनिटर बोलते हैं, तो वो अपने में से ही एक ना, ऐसा बस उसका रोल चेंज हो गया, इसीलिए उसका ऐसा नाम अलग रखा हुआ है. तो सोर्स चार्ज बस चार्ज ही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी कर रहे हो. जैसे कि यहाँ पे सोर्स चार्ज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे किसी को, क्या किसी को यहाँ पे सोर्स चार्ज दिख रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया, किसी को पता है? नहीं पता है. ये सोर्स चार्ज नहीं है, ये तो वो चार्ज है जो किसी और फील्ड में रखा गया जिस पे फोर्स लग रही है. क्या ये सोर्स चार्ज है? हाँ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं. आपको मेरी बात समझी कुछ ऐसे? तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स चार्जेस. द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फिक्स्ड वैल्यू एट अ पॉइंट अनलेस वी चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स चार्ज. मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही रहेगा, अगर ये तुम चेंज करते हो तो वो ई चेंज होगा. यहाँ पे क्यू नॉट रखूँ कि क्यू डैश रखूँ कि क्यू टू रखूँ कि क्यू थ्री रखूँ, कुछ भी रखूँ, उससे इस ई को कोई मतलब. ठीक है, प्रॉपर्टीज क्लियर है ये वाले, इसको मार्क करके रखना. ठीक है, और अपने नोटबुक में भी मेंशन कर दो कि रीड पेज 6 के प्रॉपर्टीज. अभी फिलहाल मुझे आप लोग का वेक्टर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डायरेक्शन वाइज स्पीकिंग, और इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला चाहिए. बस क्या फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज? के क्यू बाय आर स्क्वायर. बराबर. कहीं पे निकालनी है हम लोग को तो डायरेक्शन भी कंसीडर कर लेना. पॉजिटिव से निकाल रहे हो तो अवे जाना, नेगेटिव से निकाल रहे हो तो टूवर्ड्स जाना. पहले वो पी पॉइंट भी आइडेंटिफाई कर लेना, बराबर ना, कि किस पॉइंट पे पूछ रहे हो सर. ये वाला थोड़ा जो मैं भी पूछूंगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर, ये ठीक है. जब मैं यही चीज़ y इज इक्वल टू 20 पे पूछूंगा वो थोड़ा शायद डिफिकल्ट हो सकता है, पर पहले हम इस पे फोकस कर लेंगे. नहीं, वही तो देखना है क्योंकि वेक्टर्स है ना, इसीलिए. आप बता पाओगे मुझे पी पॉइंट किधर है इस सम के लिए? वेयर इज द पी पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो? एनीवन? ब्रिज. पी पॉइंट किधर है जो सम अपन अभी करने वाले हैं, नया वाला? पी पॉइंट किधर है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है? एक ही पॉइंट है भाई, कोई एक ही पॉइंट. कहाँ पे, मतलब ऐसा हाथ इधर है क्या? इधर, 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 इधर. ये लाइन पे है कि ये लाइन पे है? ये लाइन पे है. इन दोनों के बीच में कहीं पे? इसके भी आगे आगे कहीं पे? और ये 5 है तो ये भी 5 होगा, 10, 10 और ये भी 10, इधर कहीं पे अप्रोक्सीमेटली. इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड. किसकी वजह से निकालनी है? प्लस की वजह से कि माइनस की वजह से कि दोनों की वजह से? वही निकालना है अपने को. क्या लगता है इन दोनों की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई उनका डायरेक्शन सेम है कि अलग है? वैल्यू तो अलग है ही, डायरेक्शन पूछ रहा हूँ मैं. इस प्लस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? ऐसा. और इस माइनस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सब्ट्रैक्ट करनी है ना. सॉरी नहीं, नेगेटिव वजह से ऐसा लगेगा. अरे है ना भाई. ठीक है, तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है ना हम लोग को. ठीक है, क्या लगता है उधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बड़ा होगा कि इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बड़ा होगा, कि दोनों सेम होगा और कैंसिल होगा 0? ये तो तेरी इच्छा है ना, ये तो कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ. पॉजिटिव का ज्यादा है इसलिए उधर ही जाएगा. पॉजिटिव वाला क्योंकि उसके नियर है थोड़ा सा, तो हाँ पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉबेबली इस डायरेक्शन में होगी. वो कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है मुझे आपके साथ. चलो फर्स्ट साइड हटा सकता हूँ मैं. पता है सच अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस, such a arrangement of charges, what a charge, arrangement of charges, when two point charges of equal magnitude but opposite nature are placed near to each other, such a arrangement is called as
केमिस्ट्री में सुना है तुम लोगों ने? आई होप सो। मालूम बड़ा चैप्टर ही नहीं हुआ है। ए, कौन सा कहते हैं? अब वो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मेरे को पता नहीं। फिर से बोलता हूँ, such a arrangement of two charges of equal magnitude but opposite nature separated by some distance is called as? जैसे कि H2O में H प्लस O माइनस होता है ना, प्लस माइनस, हाँ उसको कुछ डेल्टा और क्या क्या बोलते हैं, कुछ क्वांटिटी भी डिफाइन करवाते हैं। HCl में भी होता है प्लस Cl, H प्लस और Cl माइनस। NaOH में भी होता है Na प्लस OH माइनस। आयन्स तो आयन Na प्लस को भी तो आयन बोल ही सकते हैं। ये प्लस माइनस के अरेंजमेंट को कुछ और अच्छा नाम है एक, डाई डाइपोल। ये डाइपोल ही तो है, ये डाइपोल। अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल स्पेसिफिकली। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। मैग्नेटिक डाइपोल पता है किसी को? जो मैग्नेट होता है उसको मैग्नेटिक डाइपोल ही बोलते हैं। मैग्नेट, नॉर्मल मैग्नेट होता है ना, उसको मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, बार मैग्नेट चले, ठीक है। तो एक पॉइंट चार्जेस कैसा क्या क्रिएट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। वैसे जो पोल्स होते हैं ना मैग्नेट के, वो क्या क्रिएट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। उसका सिंबल क्या होगा? किसी को बाई चांस पता हो, पता नहीं, दैट इज नॉट रिलेटेड टू केमिस्ट्री नाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं सिंबल ई यूज कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या यूज करेंगे? डोंट यूज लॉजिक। अगर पता है फैक्ट तो ही जवाब देना, डोंट यूज लॉजिक, डोंट यूज लॉजिक। किसी को पहले से अगर पता, वो तो उसका ऐसा ही यूनिट है। हाँ नहीं, वो तो टेस्ला यूनिट बी। हाँ वही था, फ्लेमिंग्स रूल्स। तो the electric charges will produce electric field around them which we are studying. The magnetic poles or a magnet will produce a magnetic field around it that we will study in the magnetism chapters. ठीक है, वो पढ़ते वक्त ये रिवाइज करके आएंगे तो उधर जल्दी जल्दी हो जाएगा। बेसिकली ये चैप्टर होने के बाद आप एनालॉजी के हेल्प से 3 चैप्टर के सेगमेंट्स आप साथ में रिवाइज कर सकते हो। आप ग्रेविटेशन पूरा एक साथ वापस देख सकते हो, अच्छा खासा सेगमेंट वापस से ये पूरा सेक देख लोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और मैग्नेटिज्म का भी आप ऑलरेडी एज्यूम कर सकते हो कि क्या आने वाला है। ठीक है, आई विल स्टिल ट्राई कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड एक से एक 15 मिनट में मैं थोड़ा सा वो कंपैरेटिवली भी लिख दूँ फॉर्मूला सारे। पहले हम लोग फॉर्मूला देख तो लें इस चैप्टर के, ठीक है। चलो लेट्स कीप गोइंग। ये कैलकुलेशन ख़त्म करें अभी, चलो रीस्टार्ट। डायग्राम फिर से बना लेता हूँ। ये कितना चार्ज है? -2 माइक्रोकूलम। ये कितना है? +2 माइक्रोकूलम। ये 5 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से मुझे आर का वैल्यू बहुत सोच समझ के देना, टाइम लेके दो, किसी का सुनो मत, और जिसको समझ में आ जाए वो बोलो मत। मैंने जैसे ही बोला एक का 20, एक का 25। इधर, अरे रुक जा यार, बोल रहा हूँ मत बोल। ये पी पॉइंट है ना, जो कि सेंटर से कितने दूरी पे है? 20 सेंटीमीटर। चलो कुछ नंबरिंग कर दे तो सही रहेगा ना। इसको नंबरिंग 1 कर दे दम, इसको 2। तो इसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2। क्या एरो की लंबाई लग रही है? ये बड़ी बनाई छोटी बनाई मैंने? ठीक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट चाहिए P पॉइंट पे, दैट विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। अगर ये बाई चांस नेगेटिव आ गया, इसका मतलब मेरा एजम्पशन गलत है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर फिर भी सही आएगा। एनीवे पॉजिटिव ही आएगा, अब तो पता ही है अपने को। E1 का कोई वैल्यू बताएंगे? के 2 इंटू 10⁻⁻⁶। आराम से, कोई जवाब नहीं चाहिए मेरे को, सोच लो 10-15 सेकंड सोच लो एक साथ। 404 गधे हैं यार, सुनाई दे रहा है, ऐसा प्रोसेस नहीं कर पा रही है मेरे इंस्ट्रक्शन को। मैंने बोला कि डिस्टेंस के बारे में सब लोग सोच लो, जवाब मत दो। सोच लिया सबने, ब्रिज आ गया आंसर। अभिषेक आर के बारे में सोचा। यहाँ पे आर का क्या मतलब होता है?
कि डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड दैट पॉइंट। अब आराम से मुझे आर के बारे में सोच लो। कोरल सोच लिया तूने ये E1 के लिए, E1 इसकी वजह से है, ये P पॉइंट है और वो चार्ज है। सोच लिया सबने, सबके पास जवाब है? ठीक, तो मैं बताता हूँ। ये 20 है, ये 5 है, तो ये 15 होगा। 15 इंटू 10⁻² का स्क्वायर माइनस, अब ये E2 अगेन इसके आर मत करना, चिल्लाना नहीं कोई आर के, कौन सा चार्ज है यहाँ पे? 2 इंटू 10⁻6 माइनस मत लो। क्यों मत लो सर? क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्शन कंसीडर कर ही रहे हो, आपको पता ही है कि माइनस आने वाला है, आपको ऑलरेडी पता है ना डायरेक्शंस। मैं पता है, आप ध्यान से नोटिस करोगे मैं माइनस प्लस सम फॉर्मूला पे कब छोड़ता हूँ? जब मैं वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर रहा होता हूँ। आप चाहे तो नोटिस करके देख लेना पीछे जाके कि जब भी वेक्टर फॉर्म में सॉल्विंग कर रहे होते हैं ना हम लोग, तब मैं माइनस प्लस उस सम के भरोसे हूँ। तो अभी कौन सा वेक्टर? अभी हम मैग्नीट्यूड कर रहे हैं ना, ये मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहा हूँ ना फोर्स फॉर्मूलाज के। आई कैप जे कैप यूज़ कर रहा हूँ क्या? वो यूज़ करूँगा ना। माइनस ये रहा बेटा, बस। ये माइनस कैसे आया? नहीं नहीं नहीं, हमने माइनस से कैसे लिखा? हमने पहले से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से डायरेक्शन ले लिया था ना पहले ही। So now you exactly know you have to subtract them. So now you don't put the charge का nature here. If you want to put the nature, then do this. If you want to say कि सर नहीं सर मैं तो फॉर्मूला में ही माइनस डालूंगा, जबरदस्ती एकदम, मतलब तुमको नहीं लगाना है ये वाला दिमाग, तो तुम आप E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर करोगे आप, और फिर आप वो, अब आप आपके भरोसे पूरा फॉर्मूला पे ट्रस्ट करना है अपने को, ये मेथड लगाओगे तो डन है इतना। हाँ, डिस्टेंस के बारे में सोच लिया सबने? कोरल बताएगी 20। आराम से सोचो, गलत जवाब है ये, कोई और नहीं बताएगा। गलत ही है ना? हाँ गलत है। डिस्टेंस बिटवीन ये चार्ज और ये पॉइंट P, अब तो बता भी दिया। इसमें R क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट P। क्या तू चार्ज दिख रहा है तेरे को? यहाँ पे चार्ज दिख रहा है, P पॉइंट दिख रहा है, वहाँ पे हाथ रख ऐसा, उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए मुझे। आदित्य पता है तेरे को जवाब? यहाँ पे क्या डिस्टेंस लिखना है वो, और यहाँ पे क्या डिस्टेंस है? E2 की वजह से ना, मतलब E2 निकालना है ना अपने को। और E2 कौन से किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये वाला E2 इस वाले की वजह से। तो तुझे ये P पॉइंट और ये चार्ज के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना रहेगा ना। पता चल गया तेरे को? 25 आएगा, बराबर है 20, और इधर का 5। नहीं समझे? 25 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ये -2 की लिख रहे हो सर आप कब से? कुछ कॉमन ले सकता हूँ कहीं से भी? दोनों से k कॉमन, k का वैल्यू कितना? दोनों से 2 इंटू 10⁻6 कॉमन। इन दोनों से ये -2 का स्क्वायर और ये -4 भी नीचे। अंदर क्या बचा? 1/। अच्छा ये हाँ बराबर, -1/। बहुत गंदे नंबर्स, पता चलेगा अभी। 9 × 2 = 18, 9 और 6 3, 3 और 4 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 625, उधर 225, और यहाँ पे 25 × 15, वो भी स्क्वायर्स भी करने हैं, बराबर है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, 4 ऑप्शन आएंगे तो देख लें, कर सकते हो, कोई मुश्किल थोड़ी है। ऊपर का नंबर कितना है? 400, वो 4 और ये 18, 72 आया। और कितने जीरोस थे यहाँ पे? 2 ना, 2 और ये 7 9। नीचे 25 स्क्वायर और 15 स्क्वायर। ये मेरे आउट ऑफ हैंड जा रहा है धीरे धीरे, बट अभी लिया है तो कर लेते हैं। ये 25 2 बार लिखना है ना, बराबर, और ये 15 2 बार लिखना है। ये 9 में से अगर मैं 4 जीरोस यूज कर लूं, 100 और 100, तो क्या ये 4 हो गया? ये 15 ठीक लग रहा है। 3 5 ज़ा 3, 2 ज़ा और 4 ज़ा, ये भी 5 3 ज़ा
मैं अच्छा सो 3 जा 3 5 जा और 3 8 जा सही लग रहा है 10 raised to 5 का हाँ ले लो 5 5 जा और इधर 3 ले लूँ इधर 100 ले लूँ तो ये 4 हो गया ठीक है 4 4 4 3 और 8 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 इंटू 8 64 का डबल 128 128 का डबल 256 256 का डबल 512 512 इंटू 3 500 500 500 1500 1500 12 12 12 36 1536 वैदिक मैक्स नहीं कुछ और नाम लेना पड़ेगा अबैकस ऐसा नहीं अरे गलत तो नहीं था ना मैं बहुत बड़ा समझाने जो फिर पता लगा गलत हो गया 4 4 4 तो 64 हो गया ना 64 इंटू 4 512 हो गया अब 512 कितनी बार ओ ये 10⁻³ है ओ भाई हो गया आंसर 5 times उप्स 512 इंटू 10⁻³ बहुत मेहनत नहीं करेंगे न्यूटन पर कूलम क्या 8 कर तो लिया यार 8 पहले 8 हो गया था नीचे मत देख खाली मल्टीप्लिकेशन है भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है समझ में आ गया आपको ये गुड अभी y इज इक्वल टू 20 की हिम्मत है हमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे उसका बस लेकिन एटलीस्ट ये दो स्टेप्स तक लाके बाद में छोड़ देंगे चलेगा y इज इक्वल टू 20 वाला पॉइंट ठीक है तो जरा ये लिखो और y इक्वल टू 20 के बारे में खुद सोचिए राइट साइड का जब बता दूं मैं डेटा ऐसा लिया जा सकता है ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़े पर ऐसा लिया ही नहीं मैंने तो फिर जाने देते हैं अभी ये ठीक था ऐसा बुरा नहीं था ये कैलकुलेशन बट y इक्वल टू 20 वाले में शायद थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता पानी गिर रहा है अब y इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पे आपके लेवल पे आपको ट्राई करना है इसको पॉइंट किधर होगा y इक्वल टू 20 y एक्सिस पे ऊपर होगा ना तो ग्राफ डायग्राम ऐसा बनो चलेगा ये क्या है -2 माइक्रो कूलम और ये क्या है +2 माइक्रो कूलम इसका नंबरिंग 1 करा था इसका नंबरिंग 2 किया था y इक्वल टू ये 5 सेंटीमीटर है ना ये 5 लगभग 20 सेंटीमीटर यहाँ ये हाइट ले लेता हूँ आराम से मुझे चाहिए आप E1 E2 का डायरेक्शन बना पाओ और उसका ई रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा और उसका क्या प्रोसेस होगा जैसे इसके अंदर प्रोसेस था E1 - E2 वैसे मुझे इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपसे चाहिए ट्राई कर लो अपने लेवल पे पेंसिल से पहले
स्टेप बाय स्टेप जाओ और देखो कि कहाँ चैलेंज ज़्यादा आ रहा है। E1 बनाने में चैलेंज है क्या, E2 बनाने में चैलेंज है क्या, उसका रिजल्टेंट बनाने में चैलेंज है क्या, कि सर ये सब समझ में आ गया कि फॉर्मूला में R निकालने में चैलेंज आ रहा है क्या ज़्यादा, क्या फिर उसका वेक्टर एडिशन का इशू आ रहा है क्या कैलकुलेशन में इशू है क्या, लास्ट में किस स्टेप में आप अटक रहे हो, आराम से सोचो। और आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सर पहला स्टेप नहीं समझा सेकंड स्टेप कर लूँ क्या, अरे नहीं, गलती हो सकती है फिर तो। आराम से E1 E2 उनका फॉर्मूलाज जिसमें R समझ में आना चाहिए, उनका वेक्टर एडिशन, फिर उनका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो हम ऑलरेडी मान के चल ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो हम नहीं करेंगे उतना लास्ट तक। 4 ऑप्शंस होंगे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन होगा अपना। E1 आप बना पाओगे बोर्ड पे आके? आजा, तू रहने दे, वो हिला ब्रिज E1 अमाई E1 भाई अंदर जा, आराम से बनाना, रेड मार्कर से बना ले। वो पता है प्रोसेस अपने कूलम्स लॉ में फोर्स का डायरेक्शन डॉटेड डॉटेड बनाते हैं पहले, उसके बाद डायरेक्शन बनाते हैं, तो आराम से वैसे बना। E1 E2 अंदर जा भाई। हाँ पहले खाली E1 बना ले यार, बस इतना ही तो कॉन्फिडेंस चाहिए, हर स्ट्रोक में कॉन्फिडेंस। वेट वेट वेट, देखने दे पहले सबको। इसका नाम क्या है? E1 है ये। एक मिनट, सही है क्या? सबने सोच लिया? समीर E1 सही लग रहा है? प्लस की वजह से E1 बनाया और अवे बनाया है, मतलब उधर P लिख देगा चलेगा, वहाँ पे P पॉइंट जहाँ पे हम निकाल रहे हैं। हाँ क्लियर है क्या समीर? E2 बनाने का ट्राई करना है अभी तुझे। वेरी गुड। नेगेटिव की वजह से उसके 2 वर्ड्स। अच्छा E1 का वैल्यू लिख पाएगा नीचे तू? E1 लिख लेना उसको, खाली E1 लिख ले आराम से। मुझे खाली पहले E1 दे दे कि 2 × 10⁻⁻⁶ होल डिवाइड बाय क्या करना चाह रहा है बोल देना, तो मैं बता दो करना है कि नहीं, या फिर अच्छा वो 20 हाइपोटेनस निकाला बेसिकली ना, 20 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, तो 425 का रूट का स्क्वायर भी करना ही है, तो हो गया। इंटू 10⁻² आएगा ना सिर्फ, अच्छा -4 आएगा, राइट राइट, शी इज राइट। रूट और स्क्वायर करके रूट लिया, फिर स्क्वायर भी कर दिया, हाँ करेक्ट है, वेरी गुड। E2 का वैल्यू यही आएगा या अलग आएगा कुछ? वेरी गुड, करेक्ट। तो उसी को इक्वल टू E2 लिख देगा आगे, इस इक्वल टू E2 शाबाश। अब रिजल्टेंट निकालना है इन दोनों का, कैसे निकालेंगे? अच्छा E1 और के बीच का एंगल 90 है, कोई गारंटी लेने को तैयार है? नहीं है 90 डिग्री। अगर कब होता 90 पता है क्या? जब वो 5 की जगह 20 लिखा होता ना, तो 20 20 45 डिग्री हो जाता नीचे आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो वो ऊपर के भी 45 45 90। एक P पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन बना, एक P पॉइंट से पास होता हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्सेलेंट। E1 E2 का रिजल्टेंट इसी लाइन पे होगा, पता है? ब्लैक कलर यूज कर मार्कर, बना पाएगा डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का? वेरी गुड, यही आंसर सही है। दिस इज ER, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि इतना सिमेट्रिकल है वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कि उनके कंपोनेंट्स बनाओगे ना आप, जैसे E1 का एक वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट होगा और एक लेफ्ट में होगा, वैसे ही E2 का भी एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स और एक हॉरिजॉन्टली लेफ्ट होगा। तो क्या दोनों के वर्टिकल कैंसल? वहां पे थीटा लिख ले, ER और E1 के बीच में थीटा लिख, ER और E1 के बीच में थीटा एंगल लिख। अच्छा
अब मुझे आप बता पाओगे थीटा और कहाँ कहाँ लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, कौन सा एंगल थीटा है? थीटा के नीचे वाला एंगल भी थीटा ही होगा। हाँ, ये भी थीटा होगा, बिल्कुल सही, चलेगा, कंटिन्यू। ये भी थीटा है, लेफ्ट में भी थीटा है और ऊपर भी थीटा है। थीटा के जस्ट नीचे एक एंगल है ना बेटा? नहीं, ये नहीं, थीटा के जस्ट नीचे एक एंगल है ना, जो तूने पहला थीटा बनाया था ना, हाँ वो भी थीटा है। हाँ हाँ, इमीडिएटली नीचे वाला एंगल, उसका एकदम एडजेसेंट एंगल। हाँ हाँ, वही 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 वही, हाँ ये भी थीटा ही है। मतलब 45 है वो। नहीं, मैंने कब बोला? दोनों एंगल सेम होने का मतलब ये नहीं होता कि एक 45 और दूसरा भी 45 होता है। लेकिन वो थोड़ी थीटा हो। आराम से सोचो, आराम से सोचो। एक काम कर, नीचे वाले ट्रायंगल का लेफ्ट साइड वाला एंगल भी थीटा बना। हाँ, ये भी बना थीटा। ये चारों थीटा है, आराम से सोच के बताइए। हाँ ठीक है, चमका चमका। पहले काम करो, नीचे के दोनों थीटा क्यों है समझा? 5 5 20 हाइट है, लेफ्ट और राइट वाला ट्रायंगल दोनों आइडेंटिकल है, तो थीटा थीटा। अभी एक थीटा ऑल्टरनेट एंगल की वजह से थीटा है ऊपर वाला, और एक करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। बता कौन सा एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स है हमें? ऑल्टरनेट्स ये और ये। गुड। और कौन से दो करस्पॉन्डिंग बोलेंगे? अब समझा क्यों थीटा है दोनों? अब मुझे रिजल्टेंट, बस रिजल्टेंट लिख, ER इज इक्वल टू दोनों के कौन से कंपोनेंट्स ऐड होने वाले हैं? कॉस के साइन लिख, फिर E cos थीटा, या लेट्स से E1 cos थीटा, साइन माइनस भी कर सकते हैं। E1 cos थीटा इंटू 2, क्योंकि 2 है ना। दिस इज द आंसर, दैट्स इट। आप ऊपर E1 अच्छे से निकालो, cos थीटा को ट्रिगो से निकालना पड़ेगा, और इंटू 2। क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो, वेल डन, आ जाओ। मेरी बैग नहीं। डस्टर कहाँ रखा है भाई? ठीक है, ये वाला सम। चल, अभी मैंने बोला ना आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन, 2 घंटा ही बहुत हो जाएगा। बस सॉल्व एग्जाम्पल इसके रेलेवेंट कुछ है तो कर लेते हैं फटाफट। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 17 चलेंगे और 18। मुझे याद दिलाना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेक्स्ट टाइम स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे अपन। अभी फिलहाल 17 18 ये 2 सम करना चाहूँगा मैं आपके साथ, ठीक है? और उसके रिलेटेड वेराइटीज़। 17 क्वेश्चन पढ़ के रखिए 17 का। Find out electric field intensity at a point 0, 1, 2 due to a point charge minus 20 microcoulomb situated at a point √2, 0, 1। क्या ये कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, उसको ही थोड़ा सा ट्विस्ट एडजस्ट करके हम इसमें भी लगा सकते हैं? बस एक चार्ज नहीं लेना है। कूलम्स लॉ के फॉर्मूला में दोनों चार्ज आते हैं, Q1 Q2, यहाँ पे सिर्फ एक Q लेना है। चलो ट्राई करते हैं। कोई बताओगे चार्ज कौन सा है? सोर्स चार्ज कौन सा है? एक ही चार्ज दिया है, वही सोर्स चार्ज है भाई। -20 माइक्रोकूलम। और ये चार्ज किस पॉइंट पे रखा गया है? 0, 1, 2। और फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट का क्या है? कुछ समझा आपको मेरी बात? तुमने जो बताया लिखा भाई। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0, 0, 1, 2 एंड द चार्ज इज प्लेस्ड एट समझ में आती है आपको मतलब? अभी समझ में आती है ये वाली बात? ये गड़बड़ करोगे तो आंसर का वेक्टर फॉर्म गलत आएगा, मैग्नीट्यूड गलत फिर भी नहीं आएगा आपका। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं अपन। आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे एक वेक्टर लगाना है ना अपने को,
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहाँ पे R2 किसको बोला जाएगा और R1 किसको बोला जाएगा? R2 उसको बोला जाएगा जहाँ पे फील्ड निकालनी है, R1 उसको बोला जाएगा जहाँ पे चार्ज रखा है। तो ये आपका क्या है? R1 वेक्टर, और ये आपका क्या है? R2 वेक्टर। समझे आप ये मेरी बात? नहीं समझे आप? समझ ही गए होंगे। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, चार्ज का वैल्यू -20 लेना है। क्या कोई कंफ्यूज है कि माइनस क्यों लिया सर? अभी आप वेक्टर फॉर्म में कर रहे हो सॉल्व, बराबर है? ठीक है। एक बार में ही ले लेते हैं ना सब। सही बात। अच्छा आर निकाला ही नहीं, आर निकाल के दोगे कोई मुझे? इनके बीच का आर निकालना पड़ेगा ना अलग से पहले। हाँ मतलब ये दोनों की हेल्प से आपको आर निकालना था ना, एक R2 माइनस R1 निकालना था ना, एक -√2i प्लस j प्लस k, सही है। और r का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2 + 1 + 1, √4 इज 2, नहीं समझे? √R2² 1², बराबर। कीप गोइंग। तो इधर r का वैल्यू क्या है नीचे? 2 का स्क्वायर। सेंटीमीटर में चल रहा है, मीटर में चल रहा है, सब कुछ, तो कुछ चेंजेस नहीं करना। और ये वेक्टर क्या है यहाँ पे? -√2i प्लस, ओके, ये 2 और ये 10 मानते हो? ये 9, हाँ तो 2 का स्क्वायर 4, एक 2, तो मतलब 2 दो बार है तो एक 2 उठा लिया ना मैंने, स्क्वायर को कट के बेटा, 2 को नहीं, एक 2 बचा ना। 9/2 4.5, ये 9, ये 6, ये 1 4, बाकी सब सेम। ये माइनस का कुछ नहीं किया ना, -2 अंदर दे दो, तो √2i - j - k। क्या उन्होंने आंसर इस फॉर्मेट यही दिया है? क्या बोलते हो? -22.5। अच्छा अंदर लेके गए वो क्या? √2 इज 1.4 मल्टीप्लाई किए, कुछ तो गड़बड़ है। क्यूब, ओ हाँ यू आर राइट। 4 दूनी 8 होगा ना। अरे कौन सा 9/4 वो तो सिंगल 2 था ना, एक 2 तो गया ना। अब एक और बार 2 लेना है तो 2.25 आ जाएगा। अब मैच हो रहा है क्या? कि अभी भी मैच नहीं हो रहा? 2.25 × 10⁴ सही लग रहा है? नहीं लग रहा है? हो गया। एग्जाम्पल नंबर 18 ना? हाँ 18 कर लेंगे। 64.4 टोटल चैप्टर में पता है कितने सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं? 30 है। तो अगर 18 पे पहुंच गया तो आपको समझ में आधे से थोड़ा अभी आगे पहुंच गए हैं, चैप्टर 50% से ज़्यादा हो गया है। ये 3rd लेक्चर है, 5th लेक्चर तक खत्म होना चाहिए मेरे को लग रहा है। ठीक है, इसमें बड़े चैप्टर से तो ये 5-6 लेक्चर तक जाते हैं। छोटे छोटे चैप्टर होंगे तो अपने 1-2 लेक्चर भी में भी हो सकते हैं। जैसे डुअल वगैरह जो लास्ट के मॉडर्न है वो 1-2 लेक्चर के ही हैं। डुअल, एटम, न्यूक्लियाई, सेमी 2 जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा 1 जाएगा, फिर रे ऑप्टिक्स फिर से एक अच्छा खासा होगा, 5-6 लेक्चर उसमें जाएंगे। इसका जो पार्ट 2 है उसमें भी 5-6 जाएंगे। करंट में थोड़ा सा 3-4 जा सकते हैं लेक्चर वैसे। एटीन वाला पढ़ के रखेंगे, टाइम ज़्यादा जा रहा है, थोड़ा जल्दी करेंगे। कितने चार्जेस हैं इस बार 18 में? हेक्सागन, हेक्सागन काफ़ी वेराइटीज़, काफ़ी। हेक्सागन बोल दिया मतलब वैरायटी की कोई कमी नहीं है। 6 पॉजिटिव चार्ज, 6 नेगेटिव चार्ज, 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, उसमें भी 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव कैसे रखना है, ऑल्टरनेटली रखना है, साथ में रखना है, 2 के बाद 1 गैप लेना है, कोई कमी नहीं है वैरायटी की। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना ज़रूरी बहुत। इन्होंने कैसे सब चार्जेस दिए हैं? सब पॉजिटिव ले लिए, तो कुछ खास है नहीं। पढ़ लो, ये कर लेते हैं पहले तो, फिर मैं चेंज करता हूँ इसको। अरे बहुत जल्दी दे दिया जवाब। अच्छा उन्होंने सच में 0 ही लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। प्लीज़ ध्यान देना, मैं सारे वेराइटीज़ बोर्ड पे नहीं लिखाऊंगा, तो मैं इसी सब में रब कर करके चेंजेस करूंगा। अपने को कोई एक लिखना है,
मैं बता दूंगा कौन सा वाला लिखना है, ठीक है। एनीवे हाँ, सब प्लस क्यू है सेंटर पे। आपको पता है इसमें ये डिस्टेंस दिया है उन्होंने कुछ ए, तो नंबरिंग दे दो कुछ 1, अरे बहुत टाइम पास हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 लिख रहा हूँ मैं, अरे टाइम पास तो फिर भी हो जाएगा। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किस डायरेक्शन में होगी वो? वन 2 3 4 5 6, ठीक है हाँ, E1 ये होगा E। क्या ऐसे हर एक का E इधर, इसका E उधर, चौथे वाले का E ऊपर, तो क्या ये फर्स्ट और फोर्थ डिग्री को कैंसिल कर देंगे? ये हो गया E1 और ये आपका E4, और हर E सेम होगा। कितना होगा हर E का वैल्यू? KQ स्क्वायर अपॉन, ये डिस्टेंस कितना होता है सेंटर से लेकर डिस्टेंस, अगर साइड लेंथ A है तो A ही होता है। हेक्सागन की अच्छी प्रॉपर्टी है, अंदर के सब साइड्स भी A होते हैं, क्योंकि ये 6 इक्वेटल ट्राइंगल्स हैं, ये 2 3 4 5, समझे 6 इक्वेटल ट्राइंगल्स हैं। तो अगर ये साइड लेंथ A है तो सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस भी A ही है। ये क्लियर है सबको? ये हो जाएगा सम सबका। चलो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सेंटर पे? 0। अब मैं बस एक सम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आंसर तो 0 ही है, इसका आंसर चेंज होगा ना। तुम्हारी जो मर्जी हो, पहले तो ये डिसीजन लेके दो मुझे सवाल बनाने में कि कितने पॉजिटिव लूँ कितने नेगेटिव लूँ। पहला तो यही, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव लूँ तुम बताओ। 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, ठीक। प्लस क्यू, हाँ अभी दूसरा अरेंजमेंट कैसे रखूँ? चारों एक साथ भी रख सकता हूँ, गैप भी ले सकता हूँ, तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, अपनी मर्जी। कैसे भी जाए, 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव लेने थे ना मुझे, तो चला लेते हैं ये वाला। चलो 1 2 3 4 5 ऐसे ही होगा। क्या अभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कैंसिल होने वाली है? क्या 1 और 4 कैंसिल हो जाएंगी? तो वो लेने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट करेगा, ये फिर ये माइनस और इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ क्रिएट करेगा, ये प्लस और ये प्लस तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ये माइनस किस तरफ क्रिएट करेगा? उसी तरफ, इसलिए ये 2E हो जाएगा। ये प्लस क्यू उधर क्रिएट करेगा कि इधर क्रिएट करेगा? तो इधर भी ये 2E हो जाएगा। समझे क्या आप? 2E कितना एंगल है इनके बीच में? तो 120 120 आंसर इज 2E, where single E is this value। हो गया, ठीक है। बहुत वैरायटी की कमी नहीं है, वही मैं बोल रहा था। सब माइनस ले लेता तो आंसर 0 हो जाता। क्लियर है पक्का? मिटाता हूं मैं अभी यहां से, आप बताइए। ये हटा रहा हूं मैं। बताओ क्या अरेंजमेंट बताओ पहले। ऑल्टरनेट मतलब 3 + 3 माइनस, आप बताओ जवाब। शाबाश, बट फिर भी इसका आंसर 0 है। हाँ तो वही तो तुम्हें करना है। आई थिंक सो आंसर 0 है ना? हाँ 0। ये प्लस और ये माइनस मिलके यहाँ पे ये 2E क्रिएट करेंगे, बराबर। ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू मिलके इधर 2E क्रिएट करेंगे, ये प्लस और ये माइनस मिलके इधर 2E क्रिएट करेंगे। अगेन सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, आंसर 0। इधर भी आंसर क्या था? और कोई अरेंजमेंट बताओ। सिर्फ 8 पॉजिटिव, सिर्फ 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव ले लो चलेगा? ले सकते हैं। प्लस
जवाब दीजिए। 2e कैंसल कैंसल, ये प्लस और वो माइनस 2, दैट्स इट। तो बड़े आसानी से आप कोई भी अरेंजमेंट के लिए आप ट्राई कर सकते हो। वेक्टर्स का अंडरस्टैंडिंग ठीक चाहिए, बराबर ना। ये सम्स करने के बाद पूरा क्लैरिटी आ ही जाता है इलेक्ट्रिकली टू पॉइंट चार्जेस का, एरोस का बनाने का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता ही है इसके बाद। बस ख़त्म करते हैं यहाँ पे, जिसका जो लिखना बाकी है वो ख़त्म कर लो, फिर फटाफट थर्मोडायनेमिक्स के एक्सरसाइज 2-3 के डाउट्स क्लियर करवा लो अभी पहले।